गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि माइंड डेवलपमेंट का हमारा क्लास चल रहा है, लास्ट क्लास में हमने ओपन कास्ट माइंड के अंदर में, सरफेस माइंड्स के अंदर में यूज होने वाले पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करा था। कहीं किसी को कुछ भी डाउट है तो आप बता सकते हैं कि कोई चीज़ है जो समझ में नहीं आया होगा। पैटर्न समझा था। आज के क्लास में हम कुछ कंट्रोल ब्लास्टिंग या स्पेशल ब्लास्टिंग के मेथड्स वगैरह देखेंगे कि क्या क्या है जिससे कि हम ब्लास्टिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल का क्या मतलब हुआ, क्या दिक्कत है जो ब्लास्टिंग के चलते हमको फेस करना पड़ता है, सोसाइटी को फेस करना पड़ता है, या फिर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जिसमें हम ब्लास्टिंग कर रहे हैं उसको फेस करना पड़ता है। तो उन दुष्प्रभाव के बारे में, उन कॉन्स के बारे में, उन साइड इफेक्ट के बारे में भी आज बात करेंगे। सर ऐप में मॉक टेस्ट दिखाई दे रहा था। गुड इवनिंग। चलो कुछ हो सकता है ग्लिच वगैरह हुआ होगा, देख लेंगे क्या है, या हो सकता है कुछ प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होंगे, कैसे मॉक टेस्ट बनाना है उसका सिखाया जा रहा होगा टीम मेंबर्स को। ठीक है। बैक ब्रेक, ओवर ब्रेक, बेसिकली लेट सपोज आपका ब्लास्ट प्रोफाइल, लेट सपोज ये आप क्या बना रहे थे, टनल बना रहे थे। तो आपका ये जो टनल का विड्थ था कितना मीटर होना था, 9 मीटर होना था। लेकिन आपके ब्लास्टिंग में क्या हुआ कि ये 9 मीटर ना हो करके क्या हो गया, एक्स्ट्रा खिंचा गया, 9.5 मीटर या 9.8 मीटर चला गया। तो ये 0.8 मीटर एक्स्ट्रा गया, वो ओवर ब्रेक बोल सक रहे हैं या बैक ब्रेक बोल सक रहे हैं। दोनों लगभग सिमिलर ही टर्म्स है कि जो आपको चाहिए था उससे ज्यादा टूट गया। ठीक है। इस बार मॉक टेस्ट क्यों नहीं अपलोड हो रहा है? बात हुआ है सत्यम, कल से आपका मॉक टेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्चुअली क्लासेस प्रॉपर हो नहीं रही थी, एक मैथमेटिक्स का ही क्लास हो रहा था, तो मैथमेटिक्स का कितना ही क्वेश्चन आपके लिए अपलोड करते हैं। तो कल से प्रॉपर आपका मॉक टेस्ट इन्वायरमेंट का, माइंड डेवलपमेंट का और ये आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। वीकली मॉक टेस्ट जैसा अल्टरनेट वीक्स पे होते थे तो वो हो जाएगा। और फिर आपके पास बुक्स भी पहुंच गए हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस को ये समझ में आया। बैक ब्रेक, ओवर ब्रेक क्या है कि जो आपको ब्लास्ट प्रोफाइल चाहिए था, अब ये तो हो गया टनल के केस में, बाकी सारे केस में भी हो सकता है कि अभी आप हाइड्रो प्रोजेक्ट में कुछ काम कर रहे हैं, वहां पर जो आपको बेंच बनाना था ओवर ब्रेक हो गया। कोल माइंस में काम कर रहे हैं, आपका बेंच आपको मेंटेन करके चलना था कि ये जो बेंच था आपका, लेट सपोज आपको 8 मीटर का बेंच रखना था, आपने क्या करा, एक्स्ट्रा खींच लिया, 9.5 मीटर चला गया, 10 मीटर चला गया। वो जो एक्स्ट्रा टूट गया, जो आपके ब्लास्टिंग की गलती के चलते या ड्रिल के डायरेक्शन के चलते या ओवर चार्ज के चलते जिस भी कारण से चला गया, वो बैक ब्रेक या ओवर ब्रेक है। आगे मैं आपको कंट्रोल ब्लास्टिंग बताऊंगा, तो ये बैक ब्रेक और ओवर ब्रेक को रोकने के लिए ही वो कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है सेंसिटिव जगह पे। तो क्या क्या चीजें हैं जो कंट्रोल ब्लास्टिंग में हम करते हैं, कि क्या है स्मूथ वॉल ब्लास्टिंग, क्या है लाइन ड्रिलिंग, क्या है आपका क्या बोलते हैं प्री स्प्लिटिंग या पोस्ट स्प्लिटिंग, क्या है, ये सारी चीजों में हम बात करेंगे। हल्का हल्का देखेंगे, बहुत ज्यादा डीप में जाने की किसी भी चीज में जरूरत नहीं है। ठीक है। ज्यादा पढ़ाई हो गए सर, क्या चाह रहे हो मालिक? चलो ठीक है। तो आज का क्लास इंटरेस्टिंग होने वाला है। ब्लास्टिंग जरूरी है। जरूरी क्यों है? आपको कोयला का प्रोडक्शन करना है, आपको रॉक का को तोड़ना है कि अगर आप कोई मेटल माइंस में काम कर रहे हैं तो रॉक को ब्रेक करने की जरूरत है। रोडवेज आपको बनाना है, तो रोडवेज बनाने के लिए अगर आपको कोई हिल को तोड़ना है, पहाड़ को तोड़ना है, कुछ भी करना है, ब्लास्टिंग जरूरी है। तो वो जो ब्लास्टिंग जरूरी है जिसके प्लस है तो माइनस भी है। माइनस क्या क्या है कि फ्लाई रॉक जनरेट होगा, कि दूर तक मान लो फ्लाई रॉक फेंका रहा है तो कहीं किसी व्हीकल पे पड़ गया तो व्हीकल का ग्लास टूट सकता है, किसी घर पे चला गया घर का ग्लास टूट सकता है, किसी पर्सन को पड़ गया तो पर्सन का इंजरी हो सकता है या इंस्टेंट डेड भी हो सकता है। तो ये फ्लाई रॉक हो गया। उसके अलावा ग्राउंड वाइब्रेशन, ग्राउंड वाइब्रेशन के कारण क्या होता है कि आपके बिल्डिंग्स में क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं, कि आसपास का जो बिल्डिंग है वहां पे क्रैक जनरेट हो जाता है। एक है एयर ओवर प्रेशर। एयर ओवर प्रेशर के कारण क्या होता है कि घर में अगर विंडोज वगैरह लगे हैं या व्हीकल वगैरह में जो विंडोज लगे हैं उसमें क्रैक हो जाता है एयर ओवर प्रेशर के चलते। तो ये कई सारी चीजें हैं जो ब्लास्टिंग के कारण उसके ड्रॉबैक है, जो सोसाइटी को फेस करना पड़ता है। तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में बात करेंगे। और ये डेक चार्जिंग वगैरह भी है तो उस पर आएंगे, क्या है कैसे। उससे पहले अपन थोड़ा सा इसी के बारे में बात कर लेते हैं। एक वीडियो आपको मैं दिखा देता हूं कि आप सभी को पता होगा पिछले साल एक ट्विन टावर डेमोलिशन हुआ था।
ट्विन टावर डेमोलिशन हुआ था नोएडा में, ठीक है, जो न्यूज में था। तो इस पर एक थोड़ा सा वीडियो आपको दिखा देता हूँ। वर्मा सर का है। वर्मा सर को आप सभी मेरे ख्याल से जान रहे होंगे, जो हमारे इवेंट में आए हुए थे। जो अगर पुराने स्टूडेंट होंगे जो क्वालिफाइड थे, अगर इवेंट में आए होंगे तो जान रहे हो, पिछले साल भी आए थे, इस साल भी आए थे, तो दोनों ही साल प्रेजेंट थे। और कोई सिम्फर में इंटरव्यू अगर दिया होगा तो उनको भी पता होगा कि ज़्यादातर इंटरव्यू में सर का प्रेजेंस रहता ही है, लगभग 90% इंटरव्यू। चाहे आप साइंटिस्ट का इंटरव्यू दे, चाहे आप टेक्निकल ऑफिसर के लिए इंटरव्यू दे, चाहे आप प्रोजेक्ट असिस्टेंट या एसोसिएट के लिए इंटरव्यू दे, कहीं भी किसी भी यूनिट में दे, सर प्रेजेंस रहते हैं। तो इनका ही बेसिकली किया तो सुपरटेक की कंपनी है, क्या बोलते हैं आपका, सिंगापुर का, जिन्होंने ब्लास्टिंग का जो भी काम को क्या करा था, किया था। लेकिन सुपरविजन में जो हुआ था सिम्फर के, तो वो सिम्फर का जो सुपरविजन जिन्होंने सिम्फर की तरफ से जो देखा था, तो सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर राजकुमार वर्मा सर, इनका स्टेटमेंट देखते हैं कि एक तो आपने माइंस का तो समझ ही लिया, सिटी के अंदर में भी इस तरह के जो ब्लास्टिंग है या डिमोलेशन है वो आजकल कंडक्ट किया जाने लगा इंडिया में। वैसे ये फर्स्ट टाइम था, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। तो क्या क्या चीजें हैं जो इससे चलते होता है या हुआ था, वो सारी चीजों पे बात करते हैं। कई सारे प्रोटेस्ट भी हुए थे जो आसपास के लोगों ने करा था। कई सारे लोग बाद में भी इसके हार्म्स बताने लग रहे थे कि आपके चलते डस्ट हुआ, आपके चलते बाजू का बिल्डिंग का जो ग्लास है टूट गया। तो कई तरह की दिक्कतें हुई थी। उन दिक्कतें के बावजूद भी क्या क्या चीजें हैं, तो एक आप ध्यान से सुनिएगा, मुश्किल से 3-3.5 मिनट आपका लूंगा, तो समझ में आ जाएगा। तो आगे की जो चीजें मैं बताऊंगा उससे आप कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है सर? मीन टू सोसाइटी से दूर रहता है ना नोएडा, तो इसीलिए मैं इसको लेके आया हूं। ठीक है, ब्लास्टिंग जो हो रहा है वो सिटी के अंदर में हो रहा है। इस तरह के भी ब्लास्टिंग के जहां पे 50 मीटर 100 मीटर में दूसरे भी बिल्डिंग्स है, उसके बीच में आप ब्लास्टिंग कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 8-10 फ्लोर, जो भी कितने भी फ्लोर का क्या है देख लीजिएगा, उस बिल्डिंग को डेमोलिश कर दिया। ध्यान से सुनिएगा। वाइब्रेशन पर मैं जानना चाहूंगी स्पेशली कि किस तरीके के वाइब्रेशन यहाँ से निकले, इस पर कोई जानकारी आपको? वाइब्रेशंस कितना निकला करते हैं ये अभी बताना मुश्किल है। उसका रीजन ये है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स अभी कलेक्ट कर रहे हैं करीब 20 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। बहुत सारे ब्लैक बॉक्सेस हैं जो बेसिकली डेब्रिस में भी दबे हुए हैं, तो दैट विल टेक सम टाइम। बट हम लोग ये बिल्कुल भरोसे के साथ में, विश्वास के साथ में कर सकते हैं कि जो भी वाइब्रेशंस का प्रेडिक्शन था, जिस तरह से फ्लो का एक्चुअली प्रेडिक्शन था, जो डेब्रिस का पोस्ट पास प्रोफाइल का एस्टिमेशन था, वो बिल्कुल उसी तरीके के साथ जिस तरह से एस्टिमेशन किया गया है। वाइब्रेशन की जो वैल्यूज है इन आपसे कुछ टाइम लगेगा उसको प्रोसेस करने में, तो इनके भी आप समझेंगे। जब ये वाइब्रेशन की जो प्रोसेस वैल्यू है ये आ जाएगी, किस तरीके से मदद करेगी आगे की स्टडीज के लिए? इसमें जो प्लान किया गया था और जो वाइब्रेशंस की वैल्यूज आई और जो स्ट्रक्चर्स हैं, इन तीनों के बीच में हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे एक्चुअली कितने वाइब्रेशंस को कौन सा कितने चार्ज से कितने वाइब्रेशंस आएंगे, कितनी बड़ी बेसिकली जब डेब्रिस फॉल होगी उसके इफेक्ट से कितना वाइब्रेशन आएगा, कितना हमारा सराउंडिंग सिस्टम सस्टेन कर सकता है। इस तरह के जियोटेक्निकल वर्क जो हुए हैं या एनफोर्समेंट हुआ है, those things they can all be predicted and that will set a standard for future work also. फ्यूचर वर्क की बात सर आप कर रहे हैं कि ये डिमोलिशन हुआ, ये अपने आप में पहला भारत का इतना बड़ा डिमोलिशन था जो कि सफल अभी तक सब माना जा रहा है। ऐसे में आगे के डिमोलिशन में आपको क्या लगता है, जब भारत में कुछ ऐसी चीजें होंगी तो क्या टेक्नोलॉजी को इससे बढ़ावा मिलेगा आगे चल के, ये एक एग्जांपल सेट होगा? डेफिनेटली से दो मैसेज से क्लियर है। एक ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने काम हम लोग को दिया था सीबीआई टीम और सुपर टीम को कि आप लोग करिए करके, एंड आई अंडरस्टैंड वी हैव एक्चुअली स्टूडेंट द वर्क द वे वी हैव बीन असाइंड, और इसके जो भी वैल्यूज आएंगे आने वाले टाइम पे जो भी रिक्वायरमेंट्स होगा उसको डाटा को एनालाइज करके आगे यूज भी होंगे। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वी कैन डू इट इन सच ए कस्टम अर्बन एनवायरनमेंट, ये एक मैसेज है। और साथ के साथ पूरा विश्व तो करता ही है, अगर इस तरीके के डिमोलिशन वहां पर होते हैं तो ये आम सी बात मानी जाती है, पर जब भी हिंदुस्तान में आती है तो फिर ये लगता है कि इतना ये टेक्निकल है या साइंस इसमें यूज हुआ कैसे होगा, लेकिन ये साइंस का एक करिश्मा कहेंगे कि इतनी बड़े-बड़े आज तक। यस, ये साइंस और इंजीनियरिंग में साइंस एडवांस है, हमको बिलीव और ये जो वर्क हुआ है, भले ही आपको वॉइस क्लियर नहीं है क्या? साउंड नॉट क्लियर? चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या कुछ है जो बोला जा रहा है। तो
एक तो आपने एग्जाम्पल समझ लिया, ये देख लीजिएगा आप आराम से, कई सारे और वीडियोस हैं, अगर वॉइस क्लियर नहीं है तो सुनाने का कोई खास मतलब नहीं है। तो ये ब्लास्टिंग के ही कॉन्स है सर, इसका लिंक ग्रुप में दे दीजिएगा, ठीक है। वो आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं, मिल जाएगा बहुत सारे वीडियो। उस टाइम पे तो न्यूज़ में था, हर एक की स्टेटस में डल रहा था जिस टाइम पे डेमोलेशन हुआ था कि इंडिया में फर्स्ट टाइम का ऐसा कुछ हुआ है करके, ठीक है। मैं बता रहा हूँ एक्चुअली जो ट्विन टावर जो गिराया गया था, ठीक है, अनऑथराइज था जिसको गिराया गया था, तो उस टाइम पे जो मेन जो प्रेडिक्शन था कि आसपास में उसके 100 मीटर 50 मीटर में जो दूसरे बिल्डिंग्स थे उसको तो डैमेज नहीं करेगा, ऐसा नहीं तो एक बिल्डिंग आप गिरा रहे हो तो बाजू वाला भी डैमेज हो जाएगा, तो वो तो फिर और अलग समस्या है। तो वो सारे जो प्रेडिक्शंस थे कि हम सही सलामत ब्लास्टिंग करके जो डेब्रिस है वो एक जगह पे गिरे, इधर उधर ना फेंका है, ग्राउंड वाइब्रेशन इतना मिनिमम हो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो दे रखा था कि इससे ज्यादा ना हो, उस जो भी परमिसेबल जो भी उन्होंने लिमिट दे रखा होगा। तो एक तो फ्लाई रॉक का दिक्कत था कि फ्लाई रॉक ज्यादा दूर ना जाए कि जिससे कि बिल्डिंग डैमेज हो, दूसरा एक था कि ग्राउंड वाइब्रेशन इतना मिनिमम रहे कि आसपास के बिल्डिंग को डैमेज ना करे। दो मेन चैलेंजेस थे जो उसमें करने का था, ब्लास्टिंग को सही सलामत संपादन करने के लिए किया गया, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट था। और ये मैं बताना चाह रहा हूं कि जो ब्लास्टिंग के जो कॉन्स मैं बता रहा था कि ये दो मेन चीजें हैं जो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जो बता रहा था कि सर जो माइंस जो रहता है वो तो सर हमारा जो सोसाइटी है या वर्क प्लेस है या जो घर वगैरह जो भी रहता है उससे दूर रहता है, तो इस तरह की भी चीजें हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, मैं हैदराबाद में एक्चुअली सर के अंडर में मैंने काम करा एक साल, तो मैं भी ब्लास्टिंग के ही प्रोजेक्ट में था। एक तो मैंने वाईजैग में डिफेंस के प्रोजेक्ट में था, उसके बाद में एक इंटीग्रेटेड हाइड्रो सोलार और विंड तीनों का एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट था हैदराबाद में, उसमें भी था। तो हैदराबाद में हम लोगों के जाने से पहले, सिम्फर को अपॉइंट करने से पहले जो बड़ा एक इंसिडेंट हुआ था कि जो उस टाइम की जो ब्लास्टिंग कंपनी थी जो ब्लास्टिंग कर रहे थे, जो बिना कोई एक्सपर्टीज के, सिम्फर के पास एक्सपर्टीज है कि कैसे आपने ब्लास्ट डिजाइन करना है, कैसे आपने ब्लास्टिंग करना है, ये सारा ये करके देते हैं। उनसे पहले जो काम कर रहा था उनने करीब 40 टन के आसपास एक्सप्लोजिव को इलेक्ट्रिक डेटोनेटर से ब्लास्ट कर दिया। अभी जब इलेक्ट्रिक डेटोनेटर बोलता हूं तो सबको समझ में आना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक डेटोनेटर में आपका प्रॉपर ब्लास्टिंग को कंट्रोल करना मुश्किल काम, ब्लास्ट कर दिया। इतना तेज ग्राउंड वाइब्रेशन जनरेट हुआ था क्योंकि वो जो साइट था उससे 300-400 मीटर पे विलेज थे, 300-400 450 मीटर के आसपास में विलेजेस थे। इतना बड़ा दिक्कत था कि गांव वाले जिसके हाथ में डंडा आया, हसिया आया, जो भी जैसा भी चीज आया, सब पकड़ करके दौड़े कि साला तुम्हारे चक्कर में हमको क्यों दिक्कत करना पड़ रहा है। बोले ब्लास्टिंग प्रोजेक्ट आपका है, ब्लास्टिंग आपका है, काम आपका है, कमाओगे आप, आपकी दिक्कत को हम क्यों सहे। तो गांव वाले इतना खराब सिचुएशन वहां पे क्रिएट कर दिए थे। तो ये ब्लास्टिंग के रिजल्ट है। क्या हुआ था, एक तो एयर ओवर प्रेशर जिसके चलते उसके बच्चे डर जा रहे थे, बर्तन घर के गिरने लग गए थे, खिड़कियां जो ग्लास का था वो टूट गया। तो इस तरह की जो दिक्कत, ग्राउंड वाइब्रेशन जैसे वॉल पे क्रैक जनरेट हो सकता है ग्राउंड वाइब्रेशन के जिसके चलते, तो इस तरह की दिक्कतें जो भी हुई थी जिसके बाद सिम्फर का इन्वॉल्वमेंट आया। तो जो आप बोल रहे हैं कि ब्लास्टिंग का जरूरत, ये तो विलेज से दूर होता है, ऐसा नहीं है कि हमको साइड पे भी करना पड़ता है। देन फिर वहां पे क्या करने की जरूरत है, छोटा ब्लास्ट कीजिए, कंट्रोल ब्लास्टिंग कीजिए, जिससे कि आप ग्राउंड वाइब्रेशन को कट डाउन कर सके, एयर ओवर प्रेशर को कम कर सके। और उसको करने के क्या क्या तरीके हैं जिसको आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है, कुछ इंटरेस्ट आ रहा है क्लास में, आगे बढ़े फिर, क्लियर है जी बात, ठीक। और बाकी मैं उम्मीद लगा रहा हूं कि जो आपने क्लास की स्टार्टिंग में मैंने कमिटमेंट करा था कि जब क्लास एंड हो जाएगा तो एक नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस आपको रहेगा ब्लास्टिंग से रिलेटेड, एक्सप्लोजिव से रिलेटेड, वर्क प्लेस में काम करने से रिलेटेड। वो कॉन्फिडेंस आई होप आपको गेन हो रहा होगा। अब क्वेश्चंस तो आप खुद भी जाके देख रहे होंगे, क्वेश्चन लगभग सारे ही बनेंगे, इक्का दुक्का छोड़ करके, जो अगर उटपटांग से क्वेश्चन बन गया तो, अदरवाइज लगभग सारे क्वेश्चंस बनेंगे। और मेन जो मेरा पर्पस था कि एज ए माइनिंग इंजीनियर आपको ब्लास्टिंग का ओवरव्यू पता हो, जानकारी हो, वो मेरे ख्याल से अब तक आपको डेवलप हो गया होगा कि कल को अगर आपको कोई बोले साइट मिक्स स्लरी क्या है, या अगर कोई एक्सप्लोजिव का नाम ले कि एनएफओ क्या है, स्लरी क्या है, इमल्सन क्या है, ब्लास्टिंग कैसे करते हैं, उसका कनेक्शन कैसे करते हैं, ब्लास्टिंग में एक कंट्रोल ब्लास्टिंग वाला जो सेगमेंट है वो आज हम देख लेंगे। तो अगर कुछ भी ब्लास्टिंग के बारे में कोई भी बोले उठ करके तो आपको उन चीजों की जानकारी होगी, इतना मैं अब सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ कि आपको क्लास के बाद में, कि जहाँ पे हम ब्लास्टिंग के लगभग आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, लास्ट 2 क्लासेस बाकी है, तो आपको कॉन्फिडेंस गेन हो गया होगा। कहीं भी आप काम करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ आई नो अबाउट ब्लास्टिंग, ठीक है। तो चेंज आपको खुद को दिख रहा होगा फर्स्ट क्लास में और आपके क्लास में कि आपको चीजें पता होगी, ठीक है जी बात। तो ये यहां तक का हमने देख लिया था।
पैटर्न देख लिया था। अभी आता है डेक चार्जिंग। डेक चार्जिंग क्या होता है, क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। फिर से हिंदी में है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको बताने का, तो समझ में आ ही जाना चाहिए क्योंकि वर्ड्स को ये इंग्लिश के ही चूज करता है, ठीक है। तो डेक चार्जिंग क्या चीज है, जैसे कि आपने क्या कहा, ये ब्लास्ट होल है, ये ब्लास्ट होल है जिसमें आप ब्लास्टिंग कर रहे हैं। हम क्या करते थे नॉर्मल ब्लास्टिंग में 60, 70, 80% हम क्या कर देते थे, एक्सप्लोजिव चार्ज कर देते थे प्राइमर कार्टिज के साथ में, और फिर स्टीमिंग कर देते थे। लेकिन कई कई जगह क्या होता है ना कि आपका जो स्टार्टा है कहीं पे सॉफ्ट है, कहीं पे हार्ड है। ऐसे ही स्टार्टा में आप कंटिन्यूअस चार्जिंग करेंगे तो एक तो आपका एक्सप्लोजिव एनर्जी वेस्ट होगा, और दूसरा जो सॉफ्ट स्टार्टा है, जैसे आप देख सक रहे हैं सेल सॉफ्ट स्टार्टा जो है, तो ये जो सॉफ्ट स्टार्टा से आपका एनर्जी स्कीप कर जाएगा। तो आपके एक्सप्लोजिव की एनर्जी को प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए, मैक्सिमम चार्ज पर डिले को कम करने के लिए, अब मैक्सिमम चार्ज पर डिले क्या है मैं बताऊंगा आगे, जस्ट इतना जान के चलिए कि अगर आपने क्या करा कि यहां पे एक्सप्लोजिव डाला, स्टीमिंग किया, फिर एक्सप्लोजिव डाला, फिर स्टीमिंग किया, तो बीच में जो आपने स्टीमिंग करा, तो इतना तो आपको भी समझ में आता है कि अगर आप कंटिन्यूअस एक्सप्लोजिव चार्ज करते तो ज्यादा एक्सप्लोजिव लगता, और आप अगर बीच में गैप दे रहे हैं तो आपको कम एक्सप्लोजिव लगेगा। कम एक्सप्लोजिव का डायरेक्ट मतलब हुआ कि आपका एक होल के लिए लगने वाला चार्ज एक्सप्लोजिव, उसका क्वांटिटी कम हो गया। जब एक्सप्लोजिव का क्वांटिटी कम हो गया तो इससे जनरेट होने वाला ग्राउंड वाइब्रेशन भी कम होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको मोटा मोटी समझ में आ गया होगा कैसे डेक चार्जिंग हो रहा है। तो ये जो डेक चार्जिंग है, जहां पे एक तो आप क्या कर रहे हैं, स्टीमिंग मटेरियल डाल रहे हैं, तो जब आप स्टीमिंग मटेरियल डालेंगे तो आपको मल्टी डेक ब्लास्टिंग करना पड़ेगा। जहां पे देखो, यहाँ पे आपने एक प्राइमर कार्ट्रिज डाला, देखिए ये आपका डीएफ बंधा हुआ है, चाहे इसको आप क्या बूस्टर बोल लीजिए, चाहे प्राइमर कार्ट्रिज बोल लीजिए, दोनों ही कंडीशन में आप ब्लास्टिंग कर सकते हैं। कास्ट बूस्टर से भी कर सकते हैं और प्राइमर से भी कर सकते हैं, जैसा आपको के पास अवेलेबिलिटी है, जैसा आपका कंडीशन है। तो ये आपने डाला, स्टीमिंग करा, फिर दूसरा जो एक्सप्लोजिव था उसको भी आपको इनिशिएट करने के लिए क्या डालना पड़ा, कास्ट बूस्टर एक डालना पड़ा, और फिर आपने बल्क एक्सप्लोजिव जो भी इंसर्ट कर दिया। ये हमारा क्या हो गया, डेक चार्जिंग हो गया। एक तो कंडीशन ये है सर कि जहां पे आप डायरेक्टली स्टीमिंग मटेरियल को डाल रहे हैं, डेक चार्जिंग हो गया, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं, कुछ नया चीज होगा तो मैं बता दूंगा इसमें, बाकी मोटा मोटी जो मैंने बताया वही चीजें हैं, ठीक है। ठीक, यही चीज है कि एक तो आपको ग्राउंड वाइब्रेशन कम होगा, क्यों, क्योंकि आपने एक्सप्लोजिव चार्ज को कम कर लिया। लेट सपोज जैसा कि इसमें एग्जांपल दिया गया है कि 300 मीटर के अंदर में आपका गांव वगैरह है, एक्सप्लोजिव रिडक्शन कम, प्रॉपर फ्रेगमेंटेशन मिलेगा, यस, ठीक है। तो मान लो 200-300 मीटर के अंदर में गांव वगैरह है, ज्यादा एक्सप्लोजिव चार्ज करेंगे, ज्यादा ग्राउंड वाइब्रेशन होगा, डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो वैसे में आप ऐसा करके आप क्या कर पा रहे हैं, एक्सप्लोजिव चार्ज को कम कर पा रहे हैं। एक तो ये बड़ा चीज हुआ कि आपने क्या करा, ग्राउंड वाइब्रेशन। दूसरा जो शैलेंद्र बोल रहे हैं कि प्रॉपर फ्रेगमेंटेशन मिलेगा, ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, हार्ड रॉक के लिए सैंडस्टोन जो है उसके लिए एक्सप्लोजिव चार्ज कर रहे हैं, सेल जो कि सॉफ्ट रॉक है उसके लिए आप स्टीमिंग मटेरियल मात्र को डाल दिया। तो ऐसे में हार्ड रॉक को तोड़ने के लिए एक्सप्लोजिव का एनर्जी यूज हो रहा है, और सॉफ्ट रॉक के लिए कोलेजन इफेक्ट यूज हो रहा है। तो इससे आपको मिलने वाला जो फ्रेगमेंटेशन है वो प्रॉपर फ्रेगमेंटेशन मिलेगा, एक टाइप का फ्रेगमेंटेशन मिलेगा। अदरवाइज में क्या होता है, अगर आप पूरे को चार्ज करते हैं तो जहां पे सैंडस्टोन है वहां पे लंप्स मिलता, और सेल जहां पे है वहां पे चूरा चूरा हो जाता। अगर आप एक साथ पूरा चार्ज कर देते, सारे को चार्ज कर देते, कॉलम चार्ज होता, तो बेसिकली आपको फ्रेगमेंटेशन भी अच्छा मिलेगा, एक सिमिलरिटीज मिलेगा फ्रेगमेंटेशन में, जिस साइज का चाहिए, जैसा भी चाहिए, मतलब एक सार रहेगा। क्लियर है जी बात, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, आगे समझते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है कि आपको डालना था, इतना मीटर ऊंचाई है, तो अगर आप बीच में ऐसा ऐसा कर देते हैं तो देखो ऐसा ऐसा आपका एक्सप्लोजिव कम हो जाएगा। वो सारा एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ा है, आप पढ़ सकते हैं। डेक चार्जिंग को मल्टी डेक इन होल ब्लास्टिंग भी करते हैं। तो जो मैं आपको बता रहा था कि मल्टी डेक कैसे हो गया डेक चार्जिंग के केस में, कि एक आपने यहाँ पर आप प्राइमर डाल रहे हैं, यहाँ पर भी प्राइमर डालना पड़ा, तो मल्टी डेक ब्लास्टिंग आपको करना पड़ जाता है। ऐसे में सिर्फ सिंगल प्राइमर से आपका होल ब्लास्ट हो जाता था, यहाँ पे आपको अलग अलग प्राइमर डालना पड़ रहा है। एक आपने बॉटम में डाला, फिर मिड में डाला, हो सकता है और अगर आपका लंबा होल है तो बीच में और एक आध कहीं पे डालना पड़ जाए। तो ये मल्टी डेक ब्लास्टिंग भी इसको आपको कहते हैं, जो डेक चार्जिंग है उसी को, ठीक है। क्लियर है जी बात। तो मल्टी डेक ब्लास्टिंग बोले तो वो भी डेक चार्जिंग ही है। इसके फायदे क्या हैं, एक तो माल चूरा चूरा हो जाता है,
और बड़े बोल्डर नहीं बनते। बोल्डर बड़े बनने के चांसेस कम हो गए, क्योंकि फिर क्या होता है ना कि अगर सेल वाला जो पोर्शन है वहां से एनर्जी स्किप कर जाता और सैंडस्टोन के लिए प्रॉपर एनर्जी मिलता है अगर आप क्या करते, पूरा कंटिन्यूअस चार्ज करते। ठीक है, डेक छोड़ देने से आपका माल अच्छा मिलेगा, मटेरियल अच्छा टूटेगा। ठीक है, ग्राउंड वाइब्रेशन कम होगा, जिसके बारे में हमने बात करा। क्लियर है जी बात? पहले कौन सा प्राइमर ब्लास्ट होगा? आप चाहे तो अलग अलग नंबर दे सकते हैं, अदरवाइज सेम ही आपका डिले रहेगा। लेट सपोज आपने इसमें 25 मिलीसेकंड का डिले डाला है, इसमें भी आप 25 मिलीसेकंड का ही डालेंगे, जो भी है एक साथ ब्लास्ट होगा। जीरो डाले हैं, दोनों में जीरो डालेंगे, दोनों एक साथ ही ब्लास्ट करेंगे। लेकिन चाहे तो आप कर सकते हैं, नीचे वाले को पहले ब्लास्ट कर दिया, ऊपर वाले को पहले ब्लास्ट कर दिया, कोई ज्यादा इशू नहीं। ठीक है, वैसे एक ही डालते हैं। मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूं कि करने से कोई ज्यादा दिक्कत होना नहीं चाहिए, लेकिन एक ही डालते हैं दोनों में। कर क्यों रहे हैं कि आपका क्या रहे कि जो सॉफ्ट और हार्ड है उन दोनों के लिए हमने अलग अलग जो भी काम कर पा रहे हैं। पहले वाला ऐसा कुछ नहीं, दोनों में सेम डेटोनेटर रहेगा, एक साथ फटेगा। ठीक है, क्लियर है? अभी देखो ये हो गया आपका डेक चार्जिंग, सिंपल सा बोल दो, जहां पे स्टीमिंग मटेरियल डाल रहे हैं। लेकिन एक और होता है जहां पे एयर डेक ब्लास्टिंग होता है। क्या होता है सर? एयर डेक ब्लास्टिंग होता है। इस वाले एयर डेक ब्लास्टिंग के केस में क्या होगा ना कि आप एयर स्पेसर को बीच में इंसर्ट कर देते हैं। किसको डाल देते हैं? एयर स्पेसर को डाल देते हैं। इससे क्या होगा कि एक सिंगल डेटोनेटर से आपका ब्लास्ट हो जाएगा। जो अलग अलग आपको मल्टी डेक में क्या करना पड़ रहा था कि अलग अलग डेटोनेटर डालना पड़ रहा था, यहाँ पे ऐसा डालने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करा, एयर बैग को डाल दिया, और एयर बैग का साइज इतना रहेगा कि इसमें जो प्राइमर डाले हैं वो अगला वाला जो एक्सप्लोजिव है उसको भी इनिशिएट कर पाए। इतना ही डिफरेंस है। तो बाकी फायदे तो वैसा ही है कि ग्राउंड वाइब्रेशन इससे भी कम होगा, क्योंकि आपने क्या करा, एक्सप्लोजिव के कंजप्शन को कम कर लिया, फ्रेगमेंटेशन प्रॉपर मिलेगा। ठीक है, तो फायदे लगभग वैसे ही है, बशर्ते यहाँ पे आपको जो वहां पे क्या करना पड़ा था, जो स्टीमिंग मटेरियल जो डालना पड़ रहा था, यहाँ पे वैसा कुछ करना नहीं पड़ रहा है। और क्या हो रहा है कि एक सिंगल डेटोनेटर से आपका ब्लास्ट हो जा रहा है। क्लियर है जी बात? एक बार देख लेता हूँ, कुछ नया होगा तो देख लेते हैं। नहीं ऐसा नहीं है यार, मैंने किया है, डेक ब्लास्टिंग किया है मैंने साइट पे, तो ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, करते हैं भाई। बशर्ते कोल इंडिया ऑल इंडिया में करते नहीं करते, मैंने ओपन कास्ट का वहां का ब्लास्टिंग नहीं देखा, लेकिन मैंने जिस प्रोजेक्ट में काम करा है वहां पे हम डेक ब्लास्टिंग करते थे। आपका एक तो ब्लास्टिंग अच्छा हो रहा है, प्रॉपर फ्रेगमेंटेशन मिल रहा है, एक्सप्लोजिव कम लग रहा है, ग्राउंड वाइब्रेशन कम हो रहा है, तो क्यों नहीं करेंगे? फायदे हैं। हाँ, मल्टी डेक किए थे, एयर स्पेसर वगैरह ये सब झंझट नहीं पाले थे, क्योंकि इसमें फिर एक समस्या ये भी है कि मान लो नीचे ब्लास्ट हो गया, ऊपर का छूट गया, जो एनर्जी प्रॉपर ट्रांसफर होना है वो नहीं हुआ, स्पेसर बड़ा डाल दिए, इस तरह के प्रॉब्लम हो सक रहा है कि मिस फायर के चांस बन सकते हैं इसमें। उस वाले में तो होना ही है, सब में अलग अलग डाल रखे तो उसमें फटना ही फटना है, तो इसमें मिस फायर की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। देखो ये बता रहे हैं कुछ मुंडा में डेक चार्जिंग करके किए हैं, तो करते हैं। स्टीम में बारूद डाल रहे हैं सर, इसमें कहाँ स्टीमिंग तो बारूद क्यों डालेंगे भाई साहब? ये बालू ही है जो स्टीमिंग मटेरियल बाहर जो ड्रिल कटिंग्स है उसी को ही डाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक्सप्लोजिव है, एयर बैग्स है, फिर एक्सप्लोजिव है, एयर बैग्स है, फिर स्टीमिंग मटेरियल डाल दिए। क्लियर है? मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा यार, कोई बड़ा ऐसा कुछ बता नहीं रहा हूँ, इतना चीज तो 5वीं 10वीं की लड़की को भी बताओ तब भी समझ में आता है। अभी आते हैं, ये डेक ब्लास्टिंग मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। ये डेक ब्लास्टिंग क्यों और आपको समझना चाहिए, एक इस पर बेस्ड भी पाउडर फैक्टर वाला क्वेश्चन दे दिया था, जहां पे बेसिकली डेक चार्जिंग को भी यूटिलाइज करके क्वेश्चन बनाया था। तो जैसे एक्सप्लोजिव कितना कंज्यूम हो रहा है, इससे पहले आप क्या करते थे, एक्सप्लोजिव कंजप्शन निकालने के लिए स्टीमिंग को घटा दिए, किससे, आपका लेट सपोज ये कितना मीटर है समझिएगा ना, 8 मीटर है, स्टीमिंग आपने करा 2 मीटर, तो आपका चार्ज लेंथ के लिए आप क्या करते थे, 8 मीटर माइनस 2 मीटर करते थे। लेकिन अगर डेक चार्जिंग है तो ये करना गलत हो जाएगा। क्यों? ये भी आपको घटाना पड़ेगा कि एयर बैग्स कितना मीटर का आपने डाला है। लेट सपोज ये कितना है, 0.5 मीटर है, ये भी 0.5 मीटर का एयर बैग है, तो आप इस टोटल 8 मीटर में से 2 मीटर स्टीमिंग का तो घटाएंगे ही। एयर डेक जो आपने करा है या स्टीमिंग मटेरियल जो बीच में आपने डाला है, उसको आप क्या करेंगे, उसको भी आपको एक्सप्लोजिव चार्ज निकालने के लिए घटाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपको जानने की जरूरत है। गेट में एक क्वेश्चन में इस चीज को भी इन्वॉल्व करके आपके लिए अच्छा क्वेश्चन बनाया था। ठीक है, तो समझने से ये फायदा है, आप रट के चलेंगे कि हाँ सर बेंच हाइट है उसमें ऐसा ऐसा घटाते हैं,
तो समस्या पड़ जाएगा। ठीक है, चलो। मेटल माइंस में भी सेम ब्लास्टिंग प्रोसेस अप्लाई होता है। हाँ, मेटल माइंस में भी सेम ब्लास्टिंग प्रोसेस अप्लाई होता है। ठीक है, चलो ओपन कास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, बेक चार्जिंग की बात कर रहे हैं, मतलब ओपन कास्ट की बात कर रहे हैं, अंडरग्राउंड की बात नहीं कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी मेथड्स आएंगे यार, मेथड में जब सर बताएंगे उस टाइम पे चीजें वापस से आएगी, तो उस टाइम में और डिटेल में देख लीजिएगा। हमारे लिए जितना काम का है, जितना जहां से क्वेश्चन बन सकता है, उन सारी चीजों पे बात हो रही। तो क्या आपको बता रहा था कि ब्लास्टिंग से इन्वायरमेंट पर पड़ने वाला जो दुष्प्रभाव है, जो कॉन्स है, वो क्या क्या है। तो मैंने आपको बताया, एक तो फ्लाई रॉक है सर, दूसरा ग्राउंड वाइब्रेशन है, और तीसरा है एयर ओवर प्रेशर, जिसको आप आसान भाषा में आप क्या देते हैं, नॉइस, एयर ब्लास्ट या शोर वगैरह जो भी बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो एयर ओवर प्रेशर है, और इतना खतरनाक होता है कि कई बार आपको बहरा भी कर सकता है, आपके जो कार है या घर के विंडोज को भी तोड़ देता है। ठीक है, और साइकोलॉजिकली इफेक्ट तो करता ही है कि जो दिमाग है उसको डिस्टर्ब तो करता ही है, कि आसपास में जो भी अगर आबादी रह रहा है वो लगातार इस तरह के ब्लास्टिंग की आवाज को सुनेगा, तो उनमें जो दिमागी तौर पे जो समस्या होगा वो तो है ही है। ठीक है, क्लियर है जी बात। इसको पढ़ना चाहे आप आराम से बाद में इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा, वही सारी चीजें बता रखा है कि ओपन कास्ट में जो भी ब्लास्टिंग होता है, जिसके चलते आसपास के जो भी गांव हैं, गांव में रहने वाले जो लोग हैं, उसमें कई तरह की दिक्कतें होती है, उनको कई तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। और वो जो प्रॉब्लम है गांव वालों को तो फेस करना ही पड़ता है, उसके साथ साथ मैनेजमेंट को भी फेस करना पड़ता है। जैसे मैंने अपना एग्जांपल बताया कि जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा था, हम लोगों के जाने से पहले गांव वाले सारे के सारे पहुंच गए थे कि मारेंगे कौन है जीएम, पकड़ो उसको, ये मारेंगे कौन है प्रोजेक्ट लीडर, पकड़ो उसको। तो सारे के सारे पहुंच गए। तो अगर गांव वालों को दिक्कत होता है तो उसका जो दिक्कत है वो मैनेजमेंट को भी फेस करना पड़ता है। कई दिन तक काम बंद हो जाता है, काम बंद हो जाने से आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, करोड़ों का लॉस होता है। तो ये प्रॉब्लम है जो ब्लास्टिंग कारण जनरेट होता है, उसका साइड इफेक्ट है जो कहीं ना कहीं गांव वालों को, और गांव वालों के साथ साथ मैनेजमेंट को भी इस तरह के कई सारे झगड़े, मुकदमे या विवाद जो है वो फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो फ्लाई रॉक क्या होता है, कैसे होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ रहा है कि सब ऊपर ऊपर से जा रहा है यार। मेन मैं आज आऊंगा ग्राउंड वाइब्रेशन और उस पर बने हुए क्वेश्चंस पे। तो आज के क्लास का मेन चीज वही है, क्योंकि 7-8 क्वेश्चन उस पर्टिकुलर टॉपिक से बने हैं, जो पीपीवी जिसकी बात कर रहे हैं, ग्राउंड वाइब्रेशन जिसकी बात कर रहे हैं। ये सब तो मैं टाइम पास करवा रहा हूँ, पढ़ना चाहो तब भी ठीक, छोड़ना चाहो तब भी ठीक, कोई ज्यादा कुछ खास काम का नहीं। ठीक है, तो ओपन कास्ट में एक फ्लाई रॉक का जो दिक्कत होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आसपास में चोट चपेट का शिकार हो सकते हैं, कि पत्थर उड़ करके किसी के सिर पे लग गया, पत्थर उड़ करके किसी की कार पे लग गया, तो इस तरह की दिक्कतें होती है। ठीक है, तो जहां पे ब्लास्ट हो रहा है, लेट्स सपोज ये आपका होल है जहां पे आपने चार्जिंग करा है। ठीक है, तो जहां पे आपका ब्लास्ट हो रहा है उसमें जो हाइट के 2H तक अगर जा रहा है तो ब्लास्ट जोन है आराम से वहां तक जा सक रहा है। ठीक है, 2H जो आपका जो भी बेंच हाइट है उसके 2H तक जा रहा है तो नॉर्मल है, वहां तक जा सक रहा है। लेकिन अगर आपका उससे ज्यादा जा रहा है तो असामान्य कि आपका ब्लास्टिंग कहीं ना कुछ गड़बड़ है, जिससे कि उतना दूर आपका क्या जो माल है या मटेरियल है वो फेंका रहा है, कि आपने पैटर्न सही नहीं रखा, आपने एक्सप्लोजिव को एक्सेस चार्ज कर दिया, आपने बर्डन को कम रखा, आपने स्टीमिंग को कम करा। कई सारे रीजन है, रीजन मैं आगे बताऊंगा कि फ्लाई रॉक जनरेटर रीजन आपके लिए काम का है। ठीक है, दुष्परिणाम तो काम का ही है, रीजन भी आपको कि क्यों फ्लाई रॉक जो है जनरेट होता है वो आप के लिए काम का है, कि कल को पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, अगर कोई माइनिंग सर्वर ओवरमैन का एग्जाम दे रहा होगा तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो डेंजर जोन है, तो डेंजर जोन जहां पे आपका ब्लास्टिंग हो रहा है उससे 500 मीटर डिस्टेंस तक को डेंजर जोन माना जाता है। उस 500 मीटर डिस्टेंस के अंदर में किसी भी आदमी को रहने का या मशीन वगैरह को रखने का ऐसा अलाउ नहीं करते हैं। मशीन तो रहता है, वैसे आदमी वगैरह को रहने से मना करा जाता है कि आप 500 मीटर जहां पे ब्लास्टिंग हो रहा है उससे 500 मीटर दूर में ही रहिए। ठीक है, बेसिकली आपके काम का डेंजर जोन जो है वो 500 मीटर होता है ओपन कास्ट में, पहले 300 था लेकिन अभी अमेंडमेंट के बाद में 500 मीटर हो गया। कारण क्या क्या है फ्लाई रॉक जनरेट होने का? जैसा कि मैंने आपको बताया कि खराब ब्लास्ट डिजाइन, कि आपने ब्लास्ट डिजाइन प्रॉपर नहीं करा, स्टीमिंग आपने कम करा। ठीक है, और आपका जो क्या है स्टार्टा है, स्टार्टा में कहीं पे क्रैक जनरेटेड है, या स्टार्टा के ऊपर में छोटे छोटे पत्थर वगैरह पहले से रखा हुआ है, तो ब्लास्ट होगा तो ऐसी थ्रो होगा, वो बुलेट की तरह भागेगा। तो स्टार्टर के ऊपर में अगर पत्थर वगैरह पहले से लूज पत्थर रखे हुए हैं, ठीक है, आपका फेस क्या हुआ है, धसा हुआ है या ओवरहैंग है,
ओवरहैंग मतलब समझ में आ रहा होगा, धसा हुआ ये भी समझ में आ रहा होगा। क्या आपका फेस ही क्या है कि धसा हुआ है, ओवरहैंग है। आपने ड्रिलिंग को गलत डायरेक्शन में कर दिया, जिस डायरेक्शन में करना चाहिए था उस डायरेक्शन में नहीं किया, फ्री फेस कहीं और है, ड्रिलिंग किसी और डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो आपका खराब जो ड्रिलिंग है, पैटर्न है, उसके चलते भी फ्लाई रॉक जनरेट होता है। आपने एक्सिस चार्ज कर दिया कि एक्सप्लोजिव जितना डालना चाहिए तो उससे ज्यादा आपने चार्ज कर दिया, कि आपका 2 मीटर मान लो स्टीमिंग करना था या 3 मीटर स्टीमिंग करना था, आपने क्या करा कि बारूद को पूरा मुंह तक भर दिया, स्टीमिंग के लिए आपने जगह ही नहीं छोड़ा। ठीक है, ऐसा होता है, प्रैक्टिकल में होता है कि एक्सप्लोजिव चार्ज करने वाला कई बार वो गांजा मार के आ रहा था, दारू पी के आ रहा था, भड़ाभड़ डाल दिया, बचा ही नहीं कुछ। अब मान लो वो बताने जाएगा जो ब्लास्टिंग ऑफिसर है, तो वो उसको रगड़ के पिलेगा, सस्पेंड करवा देगा कि तुम क्या साला दारू पी के आते हो, इतना इतना आपने एक्सप्लोजिव चार्ज कर दिया। तो कई बार जाने देता है कि ठीक है, हो गया तो हो गया, कर देते हैं ब्लास्टिंग। तो उसके कॉन्स देखने मिलते हैं, इतना दूर तक माल फेंकाता है कि आसपास में कार रखा है, कुछ और रखा है, उस तोड़ ताड़ देता है। तो ये भी होता है साइट में, प्रैक्टिकल में होता है कि जितना बारूद डालना चाहिए उससे ज्यादा डल गया, ह्यूमन एरर, या मशीन में कोई खराबी आ गया जिसके चलते आपका क्या हो गया, ज्यादा बारूद डल गया। ठीक है, और लूज पत्थर तो प्रॉब्लम है, ये है कि आपका जो ब्लास्टिंग जहां पे हो रहा है वहां पे लूज पत्थर पहले से गिरा हुआ है। जैसे मेरे साथ ही हुआ था कि जो हैदराबाद प्रोजेक्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना दूर जो है पत्थर फेंकाएगा करके, करीब करीब हम 350-400 मीटर दूर में थे, शेल्टर के अंदर में थे। तो ब्लास्टिंग हो गया, 2-2.5 मिनट हो गया, फिर सारे टीम को लेकर के मैं आगे निकलने लग गया कि चलो रिजल्ट जाके देखते हैं कैसा ब्लास्टिंग हुआ। और ऐसे में जैसे ही हम करीब 12-15 लोग बाहर निकलने लगे, पीछे से पत्थर आया, ब्लास्टिंग सामने हुआ, पीछे से पत्थर आया, मतलब बहुत दूर ऊपर गहरा होगा, तो मेरे कान के बाजू से गिरा, कान के बाजू से गिरा। जो 12-15 लोग थे, अगर वो पड़ जाता, वो गिरा भी और जमीन के अंदर में धस गया, इतना तेज आया था। तो ये क्या था, वो तड़पत्री सेल था, यहाँ पे ऊपर में पहले से क्या था, वो टूटा हुआ था, जो अपर लेयर था वहां पे लूज पत्थर पहले से पड़े हुए थे, जो कि बड़ा बुलेट की तरह ऊपर में उठा। तो ये मेटल माइंस के अंदर में इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सक रही है। क्लियर है जी बात? ठीक है, नशा करके काम करने एक बार आ जाओ कोल इंडिया में ठीक है, समझ में आएगा कि नशा करके काम करने देते हैं कि नहीं देते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। तो जो केस कुछ बता रहा था, ओवरहैंग क्या है और बर्डन की जिसकी बात कर रहे थे, जो रीजन में जो बताए थे, तो वो इस तरह से देख सकते हैं कि कैसे आपने क्या करा कि ओवरहैंग की कम टो है, टो कम है और आगे आपका जो, ठीक है, मतलब आपका अपर पोर्शन आगे निकल रखा है कि ठीक, तो मतलब यहाँ पे डिस्टेंस कम है, ऊपर में तो ओवरहैंग हो रखा है, समझ में आ रहा होगा यार, बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ओवरहैंग। दूसरा, बर्डन कम है कि बर्डन आपको रहना चाहिए था 2.5 मीटर या 2 मीटर, आपने क्या करा, गलती से ड्रिलर आया 2.5 मीटर डिस्टेंस पे मारना चाहिए था, धड़धड़ा के मार दिया 1 मीटर पे, तो बर्डन कम है। तो जो आपने एक्सप्लोजिव चार्ज किया, इतने को तोड़ने के लिए क्या है, कमी एनर्जी चाहिए, आप एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं, माल को दूर तक फेंकेगा। ठीक है, तो ये क्यों हो गया। और अधिक बारूद कि जैसे आपको मैंने बताया कि 70%, 60%, 65% जैसा आपका रिक्वायरमेंट है, जैसा आपका रॉक है, आपको क्या करना था, बारूद डालना था, लेकिन नशा करके आया था क्या, वैसे ही बेवकूफ आदमी था, दिमाग से थोड़ा कमजोर था, उसने क्या कर दिया, ऊपर तक चार्ज कर दिया, स्टीमिंग कम हो गया, तो यहाँ पे ऊपर की ओर फेंकाएगा, जहां आसान दिखेगा ना उधर माल तोड़ता, तो ऊपर की बहुत दूर तक फेंकाएगा, तो ये कारण हो गया। ठीक है, और बेंच हाइट से कम बर्डन, बेंच हाइट से कम बर्डन, बेंच हाइट जितना है उससे कम आपने बर्डन कर दिया, वो भी एक सिचुएशन हो सकता है जहां पे क्या होगा, मतलब गलत लिख रखा है, मतलब बेंच हाइट कम है बर्डन ज्यादा है, तो वैसे सिचुएशन में भी आपका कि आगे आपका माल नहीं तोड़ पा रहा है, इधर ज्यादा उसको तोड़ने में दिक्कत हो रहा है, तो क्या करेगा, ये कर्व बन रखा है देखो, ऊपर की ओर माल तोड़ेगा, तो ऊपर की ओर जब माल तोड़ेगा फिर दूर तक फेंकाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात, क्रेस्ट एंड टो। ठीक है, तो दिख रहा है वहां पे कि टॉप है और एक टो है, अच्छा टो नहीं था ये, टॉप था, हाँ क्रेस्ट बोल सकते हो टेक्निकल टर्म में। तो ये जो टॉप है, टॉप क्या है, ज्यादा है टो से, टॉप जो है ज्यादा है टो से, तो ये होना कैसा चाहिए, एक सार होना चाहिए, इस तरह से कुछ होना चाहिए, थोड़ा बहुत डेविएशन समझ में आता है, इस तरह से होना चाहिए तो आपका ब्लास्टिंग प्रॉपर होगा, लेकिन ऐसा कुछ कर दिया आपने तो दिक्कत है। ठीक है, एक ये है कि आपने क्या करा, जो आपका शॉर्ट फायरर था या ब्लास्टर था, उसने क्या करा, वो भी भांग खा के आया था, या फिर उतना उसको पता नहीं था, कि उसको कुछ ज्यादा समझ है नहीं, उन्होंने क्या करा, पीछे का जो रो है यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया कि लेट सपोज यहाँ पे जो 3 नंबर डिले डाल दिया, यहाँ पे 3 डाल दिया, यहाँ पे 4 डाला और यहाँ पे 5 डाला, लेकिन यहाँ पे 1 नंबर डाल दिया, यहाँ पे 1 नंबर डाल दिया, पहले कौन सा फटेगा, ये पहले फटेगा,
फटना जैसे कौन सा चाहिए, ये चाहिए, ये फटेगा तो इसके लिए बनाएगा फ्री फेस, फिर इसके लिए बनाएगा फ्री फेस, लास्ट में इसको फटना चाहिए, लेकिन वो था भांग खा के आया था, इसमें पहला डाल दिया। तो ह्यूमन एरर जिसके चलते अब मान लो पीछे है, इसको जगह मिलेगा नहीं सामने तोड़ने के लिए, पहले ये फट रहा है ना, फटना इसको चाहिए, फ्री फेस इधर है, लेकिन नंबर इसमें कम डला है, तो ये पहले फटा था, सामने जब जगह नहीं मिलेगा तो ऊपर फेंकेगा, दिख रहा है आपको, डायरेक्शन समझ में आ रहा होगा, तो ऊपर फेंकेगा तो दूर तक फ्लाई रॉक जनरेट होगा। तो ये सारे कारण है, वैलिड कारण है जो साइट में होते हैं, हो सकते हैं, जिसके कारण फ्लाई रॉक जनरेट होता है, जो दो हाइट के दुगने तक जो जाना चाहिए फ्लाई रॉक को, उससे ज्यादा भी चला जाता है, इस तरह के लापरवाही के चलते, प्रॉपर ब्लास्टिंग ना होने के चलते। ठीक है, इन सारे में एक चीज जो कॉमन दिख रहा होगा वो क्या है, एक तो दूसरे वाले बी वाले केस को छोड़ दो, तो मेन है कि आपको अगर प्रॉपर फ्री फेस मिलेगा, जैसे मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, इसके एग्जांपल की बात करूं, इस वाले एग्जांपल की बात करूं, कि अगर बारूद को प्रॉपर फ्री फेस मिलता तो फ्लाई रॉक कम जनरेट होता। यहां पे देखो फ्री फेस मिला नहीं, मतलब फ्री फेस मिला भी तो आपको ऊपर में सहूलियत हुआ तो ऊपर में तोड़ दिया, जिधर सहूलियत हो उधर तोड़ दिया। यहाँ पे बर्डन आपका बहुत ज्यादा था, सामने तोड़ना इसके लिए मुश्किल था, ऊपर तोड़ दिया। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर भी एक नंबर के लिए बर्डन तो ज्यादा ही हो गया ना, क्योंकि पहले एक नंबर टूट रहा है, तो ये ऊपर तोड़ दिया। कुल मिला के फ्री फेस एक बड़ा रीजन है कि अगर आपके ब्लास्टिंग के लिए आप प्रॉपर जगह नहीं देंगे तो इधर उधर फटेगा। ठीक है, क्लियर है जी बात, समझ में आ रहा है, कुछ इंटरेस्ट आ रहा है? अभी आते हैं असल चीज पे, जिस पर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं, ग्राउंड वाइब्रेशन। हिंदी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना भाई? किसी को कोई समस्या तो नहीं होना? रहे सर हिंदी समझ में आता नहीं है सर, इंग्लिश मीडियम में पढ़े, आप हिंदी के बुक को ला के दे रहे हैं, सारे वर्ड्स इंग्लिश में है, मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा। क्या हो रहा है? गुटखा, बीड़ी गुटखा के बिना माइंड में एंट्री नहीं होती है। यस सर, क्लियर हो रहा है, चलो ठीक है। तो अगला देखते हैं, ग्राउंड वाइब्रेशन, ब्लास्ट इंड्यूस्ड ग्राउंड वाइब्रेशन। कितना टाइम हो गया जी? तो अभी तो टाइम है, ये खत्म हो जाएगा इसके क्वेश्चन। चलो आज थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, आप अगर थोड़ा पेशेंस दिखाए तो। हाँ, ग्राउंड वाइब्रेशन और उसका कंट्रोल, ग्राउंड वाइब्रेशन क्या होता है और ग्राउंड वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कुछ करते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स है जिसके कारण ग्राउंड वाइब्रेशन जो है इफेक्ट होता है। ठीक है, तो देखिए कुछ ज्यादा ही हिंदी में लिख दिया है। ठीक है, चलो मैं समझाता हूं आसान भाषा में कि लेट सपोज आपने क्या करना था, ये आपको जो भी है रॉक या बेंच है जिसको तोड़ना था, आपने होल करा। अगर प्रॉपर तोड़ने के लिए आपने क्या करा, जगह दिया एक्सप्लोजिव को, तो माल को तोड़ेगा, क्लियर हो जाए। वैसे भी उसके बाद भी ग्राउंड वाइब्रेशन जनरेट होगा। कैसे कि आपका क्या होता है, एक्सप्लोजिव का 35-40% या 25 से 30% जो है एनर्जी जो है, 25 से 30% एनर्जी, या बहुत अच्छा आपने ब्लास्टिंग किया 50% तक एनर्जी आप क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं किसके, रॉक को तोड़ने के लिए, डिस्प्लेस करने के लिए। 3 एनर्जी आपको मैंने बताया था, एक होता है अच्छा उस पर मैंने क्लास नहीं लिया, ले लूंगा मैं अलग से, जस्ट अभी के लिए जान के रखो। 3 एनर्जी होता है, एक होता है आपका शॉक एनर्जी या उसी को बोलते हैं हीव एनर्जी, और एक होता है आपका गैस एनर्जी, और एक होता है आपका वेस्ट एनर्जी। तो जो दो यूजफुल एनर्जी है, दो यूजफुल एनर्जी है, वो 25 से 30% अच्छा ब्लास्टिंग हो रहा है तो 40 से 50%, तो वो तो काम का है। लेकिन जो रिमेनिंग एनर्जी है वो किसके रूप में यूटिलाइज होता है, फ्लाई रॉक, ग्राउंड वाइब्रेशन या हीट या प्रेशर, ये सारी चीजें जो भी है उसके लिए यूटिलाइज होता है। मेन तो ग्राउंड वाइब्रेशन, तो उसके लिए यूटिलाइज होता है। तो अगर आपने क्या करा, रॉक को तोड़ने के लिए प्रॉपर जगह नहीं दिया, स्पेस नहीं दिया, फ्री फेस नहीं दिया, तो ऐसे में क्या करेगा, वो जो एनर्जी है वो क्या करेगा, सिस्मिक वेव जनरेट करेगा, भूकंपित तरंगे जनरेट करेगा, जो कहां जाती है, या तो आगे पीछे मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट, ऊपर नीचे मतलब ऊपर नीचे जो भी है, मतलब देखो आपका लॉन्गिट्यूडनल, वर्टिकल, और एक क्या होता है ट्रांसवर्स, ये 3 डायरेक्शन में। इसको इंग्लिश में लिख लेना जहां कहीं भी है, एग्जैक्ट टर्म में जो बोलते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और एक क्या बताया, वर्टिकल। ये 3 डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करती है। जो कंपन होता है, वो जो मोमेंट है किस डायरेक्शन में होता है, लॉन्गिट्यूडनल, वर्टिकल और ट्रांसवर्स। क्लियर है जी बात? तो ये जो 3 डायरेक्शन में जो होता है, उन 3 डायरेक्शन का जो पीपीवी है, पीक पार्टिकल वेलोसिटी है, उसको हम क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं। मैं आगे आपको एक वीडियो और दिखा दूंगा जिस मशीन से हम लोग वहां पे मेजरमेंट करते थे कि किस तरह से जो भी करते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स है
पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो कैसा प्रतीत होता है कि वाइब्रेट हो रहा है, या जो हमारा जो अर्थ सरफेस है या जमीन जो है वो क्या होता है कि कांप रहा है या मूवमेंट कर रहा है या वाइब्रेट हो रहा है, ऐसा कुछ प्रतीत होता है। ये जो जमीन का कांपना बोल लीजिए या उसका जो वाइब्रेशन होना है उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाइब्रेशन बोल रहे हैं या जमीनी कंपन बोल रहे हैं। तो जो पार्टिकल जो मूवमेंट कर रहा है, पार्टिकल कहाँ मूवमेंट कर रहा है, या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल या फिर उसी को क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल बोल दिए, या फिर ट्रांसवर्स। ये जो डायरेक्शन में पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है उस मूवमेंट, वो जो मूवमेंट है वो कैसा प्रतीत होता है कि हाँ जो हमारा जो अर्थ सरफेस है या जमीन जो है वो क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, कांप रहा है। उस कंपन को हम क्या बोल रहे हैं, ग्राउंड वाइब्रेशन बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हो। एक बार मैं वापस से फटाफट से बता देता हूं कि वो जो एनर्जी रॉक एक्सप्लोजिव के अंदर में होता है, वो जो एक्सप्लोजिव का एनर्जी है वो किसके काम में आता है, रॉक को तोड़ने में काम आता है। लेकिन जो एक्सिस एनर्जी है, जो बाकी एनर्जी है, रॉक को तोड़ने के बाद जो बचा हुआ एनर्जी है, वो क्या करता है, वो जो एनर्जी है सिस्मिक तरंगे जो है वो जनरेट करता है, अलग अलग प्रकार के तरंग जनरेट करता है। ये जो तरंग है वो जमीन में क्या करता है, जो जमीन के जो कण है या रॉक के जो पार्टिकल्स है उसको 3 डायरेक्शन में मूवमेंट करवाता है, या तो लॉन्गिट्यूडनल, वर्टिकल या फिर ट्रांसवर्स। ये जो पार्टिकल्स है उसका जो मोमेंट है ऐसा प्रतीत होता है कि जो हमारा अर्थ सरफेस है, जो जमीन है वो कंपित हो रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। इस वाइब्रेशन को हम क्या बोल रहे हैं, ग्राउंड वाइब्रेशन बोल रहे हैं। यहाँ तक की बातें क्लियर है। तो आगे हम मैं थोड़ा सा एक वीडियो दिखा देता हूं आपको, तो आपको एक समझ में आ जाएगा किस तरह से मेजरमेंट करते हैं इसका। सिस्मोग्राफ आपने सुना होगा कि जो भूकंप आता है तो भूकंप को भी सिस्मोग्राफ से ही नापते हैं। वैसे ब्लास्टिंग को नापने के लिए जो सर बोले ना बीच में कि हमने इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है, कि करीब 18-20 इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है, जब इंस्ट्रूमेंट का रिजल्ट आएगा तब हमको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना ग्राउंड वाइब्रेशन रहा है। अभी तक हमको नहीं पता चला है। वो जो इंस्ट्रूमेंट जिसकी बात कर रहे थे उस इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा देख लेते हैं। सिस्मोग्राफ बोलते हैं, एक्चुअली मैं जो नाम डाल रहा हूं वो कंपनी का नाम है। चलो इसी को देख लेते हैं, कुछ तो दिखेगा। देखिए ये डिस्प्ले यूनिट है जहां पे बेसिकली वाइब्रेशन हम देखते हैं, ठीक है। जो पीपीवी जो आता है तो तीनों में दिखाता है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी दिखाता है और आपका वर्टिकल डायरेक्शन में भी दिखाता है, एक ट्रांसवर्स डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में दिखाता है। तो तीनों में जो मैक्सिमम रहता है उसको हम पिक पार्टिकल वेलोसिटी मानते हैं। कहीं कहीं किसी किसी देश में पिक पार्टिकल वेलोसिटी की जगह में किसी किसी देश में पीक वेक्टर सम लेते हैं। पीक वेक्टर सम का क्या मतलब हुआ कि इन्होंने जो लॉन्गिट्यूडनल का स्क्वायर प्लस जो आपका वर्टिकल का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स का स्क्वायर और उसको पूरे को अंडर रूट कर दिए, तो पीक वेक्टर सम बचपन में पढ़े हो गए। तो किसी किसी देश में स्टैंडर्ड में पीक वेक्टर सम लेते हैं। हमारे यहाँ जो डीजीएमएस ने स्टैंडर्ड देके रखा है वो पीक पार्टिकल वेलोसिटी का स्टैंडर्ड देके रखा है। तो पीक पार्टिकल वेलोसिटी मतलब जो 3 डायरेक्शन में आपको बताया कि जो पार्टिकल्स है वो जो 3 डायरेक्शन में, हिंदी में जो बोल रहा था आगे पीछे ऊपर नीचे और दाएं बाएं, जो हिंदी में बोल रहा था, तो वो जो तीनों डायरेक्शन में जो पार्टिकल्स जिसमें मैक्सिमम दिखेगा ये ट्रैक करता है, ठीक है, ट्रैक करता है जिसमें मैक्सिमम है उसको हम पिक पार्टिकल वेलोसिटी बोलते हैं। दिख रहा है सबको?
इसमें देखिए ये डिस्प्ले यूनिट है, ये जियोफोन है और एक माइक्रोफोन है। तो ये जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है, जो दो चीज मैं बता रहा था, एक ग्राउंड वाइब्रेशन है, तो जियो ग्राउंड वाइब्रेशन के लिए सेंसर कौन सा होगा, ये जियोफोन हो गया। जो आपका ब्लास्ट साइट है वहां पे आपने क्या करा, जियोफोन, जिधर भी आपका ब्लास्टिंग का डायरेक्शन है, तीर दिख रहा है, तीर को लगा दिए। इसमें स्पाइक्स होते हैं, स्पाइक्स को या तो आप जमीन के अंदर में गाड़ दीजिए, लेकिन यही कहीं पे जैसे आपका मान लो टनल का प्रोजेक्ट है जहाँ पे स्पाइक्स को गाड़ना पॉसिबल नहीं है, तो ऊपर में हम वेट वगैरह रख देते हैं, बोरी वगैरह रख दिए। तो जो भी है अल्टीमेटली हम उसको कोशिश करते हैं कि जमीन से अच्छे से कनेक्टेड रहे, जितना अच्छा कनेक्टेड रहेगा उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो एक तो हो गया जियोफोन, जी सेंसर है किसके लिए, ग्राउंड वाइब्रेशन के लिए, कि कितना ग्राउंड वाइब्रेशन आ रहा है। एक है ये माइक्रोफोन जो एयर ओवर प्रेशर है। इंडिया में एयर ओवर प्रेशर के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है, फॉरेन वगैरह में स्टैंडर्ड दे रखा है, उसी स्टैंडर्ड को हम भी कभी कभार फॉलो कर लेते हैं कि भाई इतना होगा कुछ, लेकिन अलग से यहाँ पे स्टैंडर्ड डीजीएमएस ने दे रखा है, ग्राउंड वाइब्रेशन का जरूर दे रखा है, जिसको मैं आगे दिखा दूंगा। तो ये एक्चुअली मुझे दिखाना था कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं जिससे कि मेजरमेंट होता है। तो डिस्प्ले यूनिट जहाँ पे दिखेगा, स्टार्ट बटन दबा करके जो भी हम सेंसर चेक कर देते हैं, एक टाइम भी फिक्स कर देते हैं कि पर्टिकुलर टाइम पे जो मतलब टाइम स्पेंड पे आकर के देख लेते हैं, तो उस बीच में जितना भी अगर वाइब्रेशन होगा उसको रिकॉर्ड करेगा। एक लिमिट सेट कर देते थे, इससे ज्यादा ग्राउंड वाइब्रेशन होगा उसको रिकॉर्ड करना करके, मतलब करे करके। तो क्योंकि क्या है ना, आप चलेंगे उसको भी रिकॉर्ड करता है, अगर मशीनरी मूवमेंट हो रहा है उसको भी रिकॉर्ड करता है। तो ऐसे में आप एक लिमिट सेट कर देंगे कि इससे ज्यादा अगर ग्राउंड वाइब्रेशन आएगा उसी को ही कैप्चर करे। मेरे ख्याल से क्लियर होगा कि हर एक इंस्ट्रूमेंट में रहता है कि मिनिमम आप लिमिट अपने से सेट कर दीजिए जिससे कि आपको पता चल जाए, ठीक है। अल्टीमेटली बताने का मतलब ये डिस्प्ले यूनिट सेंसर कनेक्टेड है, जहां भी आपका साइट है जहां से आपको ब्लास्टिंग लेना है उससे एक सेफ डिस्टेंस पे, कि पता चल रहा है आपने इतना डिस्टेंस में रख दिया कि वहां से जो फ्लाई रॉक आया इसके केबल को काट दिया। तो ऐसा करके, और कोशिश ये रहे कि जहां ब्लास्टिंग हो रहा है उसके बैक साइड पे रखिए, क्योंकि ग्राउंड वाइब्रेशन अगर ब्लास्टिंग सामने हो रहा है तो ग्राउंड वाइब्रेशन पीछे जाता है, ठीक है जी, बात क्लियर है। और आप वीडियो आप अपने से एक्सप्लोर कर लीजिएगा, मुझे ये डिस्प्ले यूनिट दिखाने का था, आप अपने से बाद में एक्सप्लोर कर लीजिएगा, ठीक है, कैसे होता है क्या होता है। हाँ, क्या एक और अभी दिमाग में आ रहा था, चलो उसको बाद में दिखा दूंगा, ठीक है। मेरा जैसा प्रोजेक्ट ग्राउंड वाइब्रेशन पे ही मैंने जिमटेक का जो प्रोजेक्ट करा है इसी पे करा है, तो आपको कुछ डेटा मैं दिखा देता कि किस किस तरह से डेटा आते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल और ट्रांसवर्स होगा, ठीक है, देख लेना तीनों ही है, मतलब जस्ट बताने का है, एक हॉरिजॉन्टल हो गया, एक वर्टिकल हो गया, एक ट्रांसवर्स हो गया, ठीक है। आपको मैं रिजल्ट ही दिखा देता एक्चुअली, देखना है, चलो कर रहे हो तो अच्छे से कर रहे हो। मेरा वाला प्रोजेक्ट का कि मैंने जो लिया था, ठीक है, चलो लोड होते तक अपन आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ग्राउंड वाइब्रेशन कैसे मेजरमेंट करते हैं, क्या करते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्यों ग्राउंड वाइब्रेशन होता है, क्या उसके रिजल्ट्स आते हैं, ठीक। क्या है ग्राउंड वाइब्रेशन समझ गए, इसके रिजल्ट्स, परिणाम क्या है। तो एक तो जो ग्राउंड वाइब्रेशन है उसके जो रिजल्ट्स है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला तो हो गया एक्सप्लोजिव, कि एक्सप्लोजिव किस स्ट्रेंथ का आपने रखा है, जितना आपको जरूरत था पता चला उससे ज्यादा वीओडी का आपने रखा है, मैक्सिमम चार्ज पर डिले, ब्लास्टिंग की जगह से जो बिल्डिंग जहां पे आप ग्राउंड वाइब्रेशन को मेजर करना चाहते हैं वो कितना दूर है। अगर दूरी ज्यादा है तो कम ग्राउंड वाइब्रेशन महसूस होगा, नजदीक है तो ज्यादा वाइब्रेशन महसूस होगा। इसके अलावा जो जियोलॉजिकल या स्ट्रक्चरल फीचर्स है किसका, जो रॉक है उसका जियोलॉजिकल या स्ट्रक्चरल फीचर्स, कि अगर रॉक जो है वो वीक है, कटे फटे हैं, तो वहां पर ग्राउंड वाइब्रेशन ज्यादा आएगा। अगर कॉम्पिटेंट रॉक है, हाई स्ट्रेंथ का रॉक है, देन वहां पे डेंसिटी ज्यादा होने के कारण, जो रॉक का डेंसिटी ज्यादा होने के कारण वाइब्रेशन जो है, मतलब अगर, अच्छा उल्टा बोल दिया, कि अगर कटे फटे या कमजोर है तो आपका वाइब्रेशन जो है कट डाउन हो जाएगा, कि वाइब्रेशन कम जाएगा। लेकिन अगर आपका रॉक जो है वो हार्ड है और स्ट्रेंथ उसका ज्यादा है, ऐसे में वाइब्रेशन जो है डेंसिटी अधिक होने के कारण जल्दी ट्रेवल करेगा, ज्यादा ग्राउंड वाइब्रेशन आएगा। कि अगर आपका रॉक कैसा, बेसिकली जियोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल फीचर्स पे भी डिपेंड करेगा कि ग्राउंड वाइब्रेशन कितना आ रहा है, ठीक है। ब्लास्ट जियोमेट्री, कि आपने ब्लास्ट का जो डिजाइन है वो कैसा करा है, कि बर्डन, स्पेसिंग या सब ग्रेड ड्रिलिंग, जो बेसिकली ब्लास्टिंग जियोमेट्री मतलब ओवरऑल जो भी चीजें आपके ब्लास्टिंग में इन्वॉल्व है वो सब आपने सही सलामत रखा कि नहीं रखा है। एक तो हो गया आपका पैटर्न में जिसमें स्पेसिंग, बर्डन जो भी देना था वो आपने गड़बड़ करा, और फिर सब ग्रेड ड्रिलिंग,
सब ग्रेड ड्रिलिंग मतलब समझ में आ रहा होगा सबको कि सब ग्रेड ड्रिलिंग जो था उसको आपने प्रॉपर नहीं रखा, बर्डन ज्यादा रख दिया, स्पेसिंग कम रख दिया, ओवरऑल ब्लास्टिंग का जो भी आपका जो भी उसके एलिमेंट है या कंपोनेंट है जो आप ब्लास्टिंग में यूज करते हैं वो सब आपने अस्त व्यस्त कर दिया। ये आप पीछे मैं बता चुका हूँ कि अगर आपका लेट सपोज क्या है कि आपने बर्डन ज्यादा कर दिया हाइट से, तो वैसे में भी अगर प्रॉपर माल नहीं तोड़ पाएगा तो क्या करेगा, वाइब्रेशन जनरेट करेगा। आपने सब ग्रेड ड्रिलिंग कम रखा है, वाइब्रेशन जनरेट करेगा। तो वो सारा एग्जैक्ट क्या है आप खुद भी सोच सकते हैं कि क्या कुछ प्रॉब्लम इससे हो सक रहा है। ये जस्ट है कि ब्लास्ट जियोमेट्री का भी इफेक्ट पड़ता है आपके ब्लास्टिंग पे। कैसा इफेक्ट पड़ेगा आप खुद भी अब थिंक कर सकते हैं, चीजों को बताया जा चुका है। ब्लास्ट का जो डायरेक्शन है, ब्लास्ट आप किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, जैसे आपने डेटोनेशन को सीधे जो बिल्डिंग्स है या स्ट्रक्चर की तरफ ही रख दिया तो वाइब्रेशन अधिक होगा। तो ये डायरेक्शन पर भी डिपेंड करेगा कि किधर आप ब्लास्ट करना चाह रहे हैं। कि अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है कि जो मकान है कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप कर पाए तो बेटर है आपके लिए, ठीक है। तो डायरेक्शन भी है। सर मशीन का स्क्रीन में क्या क्या लिखा था वो नहीं दिखाई दे रहा, जरूरत भी नहीं उसको पढ़ने का, ठीक है। मैं आपको अलग से फोटो भेज दूंगा। ये जो आप लॉन्गिट्यूडनल लेटरल ट्रांसवर्स बता रहे हैं मशीन में कैसे मेजर करते हैं, कैसे उसका रीडिंग आता है, उसका मैं फोटो अलग से भेज दूंगा, ठीक है। खुद का ही भेज दूंगा जो मैंने उस टाइम पे लिया था। तो बाकी सारी चीजें आपको जानने की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ी ब्लास्ट साइट में ये सारा चीज जब जरूरत पड़ेगा आप सीख लीजिएगा। गेट में अलग से तो पूछने वाला है नहीं, ठीक है। जस्ट आपके नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए बताया जा रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा भी कोई मशीन यूज होता है जिसमें ऐसे ऐसे सेंसर होते हैं जिससे इस तरह से मेजरमेंट करता है। तो वो बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए, कॉन्फिडेंस आएगा। आगे देखिए, ग्राउंड वाइब्रेशन घटाने के उपाय। सबसे अच्छा उपाय, इफेक्टिव उपाय, कारगर उपाय क्या है कि आप प्रति डिले चार्ज को घटाइए। तो मैं इसको अब थोड़ा डिटेल में बता देता हूं कि प्रति डिले चार्ज क्या होता है, ठीक है। प्रति डिले चार्ज क्या होता है। लेट सपोज आपका क्या है कि आपका ये होल है, ये होल है, कितना हो गया 5। मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन अच्छे बनाऊंगा यार, इसको ध्यान से समझना ना, ठीक है। क्योंकि अभी तक गेट में इस पर खेला नहीं खेला है, मैं खेलूंगा जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे उसमें। इस पर भी अगर वो कॉम्प्लिकेशन देना चाहे तो बना सकता है। तो प्रति डिले चार्ज या मैक्सिमम चार्ज पर डिले, ये कैसे इफेक्ट करता है और ये मैक्सिमम चार्ज पर डिले होता क्या है, MCD बोल देते हैं या कहीं पे MCPD भी बोल देते हैं, मैक्सिमम चार्ज पर डिले। ये होता क्या है एक्चुअली। लेट सपोज आपने क्या करा, ये जो होल था इसमें आपने 10 kg चार्ज किया, इसमें भी 10 kg, इसमें भी 10 kg, इसमें भी 10 kg, इसमें भी 10 kg, सब में आपने 10-10 kg चार्ज किया। जितने भी होल है सब में आपने क्या करा, 10-10 kg चार्ज किया। आपके पास जो डिले था, कितना डिले था, 1 से लेके 6 तक का डिले था। 1 से लेके 6 तक का। जब सरफेस में आप ब्लास्ट करेंगे ना तो सरफेस में 200 मिलीसेकंड, 400 मिलीसेकंड, 1000 मिलीसेकंड, 1500 मिली ऐसे करके आता है, ठीक है। तो अभी के लिए जस्ट ऐसे जानकारी के लिए समझिए, ठीक है, कि 1 से लेके 6 तक का था। आपने क्या करा, इसमें 1 नंबर डाला, इसमें 1 नंबर डाला, इसमें 2 नंबर डाला, इसमें 2 नंबर डाला, इसमें 3 नंबर डाला, इसमें 3 नंबर डाला, 4 4 5 5 6 6 6 6 और ये 6 6 6 6। अगर किसी को पता होगा तो एक बार बताइए कि इस पर्टिकुलर केस में जहां पे हर एक में 10-10 kg डाला हुआ है और डिले नंबर जो हमने डाला है वो कुछ इस तरह से डाला है, तो मैक्सिमम चार्ज पर डिले कितना आएगा आप प्लीज अगर किसी को पता होगा तो बताइए, बाकी मैं तो बताऊंगा ही। वीरेंद्र, राहुल, शैलेंद्र, मैक्सिमम चार्ज पर डिले बताओ। मतलब नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा, एक पर्टिकुलर डिले के लिए मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम एक्सप्लोजिव कितना चार्ज किया गया है, बताओ यार किसी को पता है तो प्लीज। जो लास्ट ईयर का क्लास देखा होगा उसको तो पता ही होगा। 6 वाला तो कितना केजी है, देखो 1 नंबर डिले में 10 + 10 20 kg, 2 नंबर डिले में 10 + 10 20 kg, 3 नंबर डिले में 10 + 10 20 kg, सब में 20-20 kg था। लेकिन 6 नंबर डिले में 4 होल में लगा है, 5 होल में लगा है। तो 5 होल में लगा कितना हो गया सर, 10 + 10 + 10 + 10 + 10 50 kg, 50 kg। ये मैक्सिमम चार्ज पर डिले है, ये मैक्सिमम चार्ज पर डिले है। अभी आप बताओ, आप यहाँ पे ब्लास्ट डिजाइन कर रहे होते तो क्या आप मैक्सिमम चार्ज पर डिले को यहाँ पे कम कर सकते थे? क्या आप मैक्सिमम चार्ज पर डिले को कम कर सकते थे? जवाब होगा
हाँ सर, बिल्कुल कम कर सकते थे। जैसे मैंने क्या करा, कैलकुलेट करा, 5 या 15 होल है और मेरे पास 6 डिले है, तो 6 6 18, 3 होल का मैक्सिमम चार्ज आता मेरे केस में। अगर मैं करना चाहता तो 3 होल का मैक्सिमम चार्ज आता। क्या करता मैंने, क्या करता, यहाँ पर भी 4 नंबर लगा देता और इसमें फिर 5 5 5 6 6 6। मेरे पास उतना ही डेटोनेटर है, 1 से लेके 6 नंबर तक का। और अब मैंने मैक्सिमम चार्ज पर डिले को कम कर लिया। अभी बताओ मैक्सिमम चार्ज पर डिले कितना है, फटाक से जवाब दो। बताओ बताओ बताओ, मैक्सिमम चार्ज पर डिले अब के केस में कितना है? उतना ही हमको डेटोनेटर दिया गया था, अब हमने मैक्सिमम चार्ज कम कर लिया 30 केजी, क्योंकि 3 होल में है, 3 होल में है। एक तो ये केस हो गया। मान लो क्या करा गया है, 10-10 केजी चार्ज किया गया था, लेकिन कुछ होल ऐसे थे जो डेप्थ उसका ज्यादा हो गया था, गलती से डेप्थ ज्यादा हो गया था। लेट सपोज यही वाला एक होल था जिसमें डेप्थ ज्यादा था, तो चार्ज भी ज्यादा कर दिया गया। यहाँ पे 30 केजी तो ज्यादा बोल दे रहे हैं। लेट सपोज इसमें 20 केजी इसमें डाला गया और इसमें भी 15 केजी डाला गया और इसमें एज यूजुअल 10 केजी है, ठीक है। और ये फिर से वही 6 नंबर 6 नंबर 6 नंबर 6 नंबर। अब बताओ मैक्सिमम चार्ज पर डिले। सिंपल सी बात है, जहां पे ज्यादा है 20 + 15 35, 35 + 15 45 केजी, 45 केजी। अभी फिर बताओ, आप एज ए माइनिंग इंजीनियर या एज ए ब्लास्टिंग ऑफिसर फिर से मैक्सिमम चार्ज पर डिले कम कर सकते थे क्या? बिल्कुल कम कर सकते थे सर। ये जो 6 नंबर देने का था, तो हम इधर जो 2 दिए थे, कोशिश करते कि वो जो 2 है वो इधर 6 नंबर पे डलता, 6 नंबर पे डलता। और ये जो 20 केजी जहां पे है उसमें कोई एक नंबर डाल दे रहे। समझ में आ रहा है? एकदम ऊपर से तो नहीं जा रहा है। बस इतना समझ लीजिए कि एक पर्टिकुलर डिले पे स्टम्स को बस समझ लीजिए, कि बाकी सब तो क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन दे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको करने का या सिचुएशन में डालने का कोई फायदा नहीं है। बस इतना समझ लीजिए, चार्ज प्रति डिले बोल रहा है, मैक्सिमम चार्ज पर डिले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर डेटोनेटर के लिए मैक्सिमम कितना एक्सप्लोजिव चार्ज किया गया है, ठीक है। एक पर्टिकुलर डेटोनेटर के लिए, चाहे वो 1 नंबर भी हो सकता है, 2 नंबर भी हो सकता है, 5 नंबर भी हो सकता है, 10 नंबर भी हो सकता है। वो आप साइट पे देखिएगा, डायग्राम में देखिएगा, आपको दिया रहेगा या लिख के दिया रहेगा, तो आप वो कैलकुलेट कर लीजिएगा। वैसे अभी तक गेट में इस नाम पे तो आपको कंफ्यूज नहीं किया है, लेकिन मैं करूंगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम चार्ज पर डिले क्या होता है। क्लियर है जी बात? अब ये जो मैक्सिमम चार्ज पर डिले है, उसको कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? बेसिकली मैक्सिमम चार्ज पर डिले ग्राउंड वाइब्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको आप कैसे कर सकते हैं? प्रति डिले होलों की संख्या को घटा करके, जो हमने किया था, प्रति डिले होलो पहले आपने दे दिया था, एक होल में 6 नंबर को 4 होल में दे दिया था, फिर बाद में हमने क्या करा, उसको कम कर दिया कि सर सब में अगर 3-3 दिया जा सक रहा है, तो जबरदस्ती हम 6 नंबर 500 क्यों दे? तो एक काम हमने ये करा कि प्रति डिले हमने होलों की संख्या को घटाकर। दूसरा, डेक चार्जिंग जिसके बारे में आपको पहले ही बताया जा चुका था कि आप कंटिन्यूअस चार्ज करते तो ज्यादा एक्सप्लोजिव लगता। डेक चार्जिंग करेंगे तो बीच में आप क्या कर रहे हैं, या तो एयर स्पेसर डाल रहे हैं, सॉरी हाँ, या तो आप बीच में क्या कर रहे हैं, एयर स्पेसर डाल रहे हैं, या तो स्टीमिंग मटेरियल डाल रहे हैं, तो उससे भी आपका एक्सप्लोजिव का कंजप्शन कम हो जाएगा, जिससे कि मैक्सिमम चार्ज पर डिले कम हो जाएगा। सिक्वेंशियल मशीन का प्रयोग करके क्या है, ये मशीन का यूज क्या होता है कि बेसिकली आप जो एक साथ जो होल फटने का जो टेंडेंसी है उसको कम कर दिए, कि जो 2 फटना था उसके बीच में भी आप सिक्वेंशियल मशीन की मदद से जो एक साथ जो फटना था, मान लो 4 होल फटना था, उसको भी आप इस मशीन की मदद से कम कर लिए। तो ये भी एक है। अल्टीमेट पर्पस क्या है कि एक साथ जो होल जो ब्लास्ट होना था उसको आप कम कर रहे हैं, तो मैक्सिमम चार्ज उससे कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर का प्रयोग करके, ये बड़ा इफेक्टिव तरीका है। इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, इसको आप कंप्यूटर पे बैठ करके, एक एसी रूम में बैठ करके अपने हिसाब से उसके डिले को कस्टमाइज कर सकते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर महंगा आता है, जहां पे आपको इलेक्ट्रिक डेटोनेटर 6-7 रुपए में मिल जाता है और नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर जो एनईडी है वो आपको 75 से 80 रुपए में मिल जाता है। वहीं पे एक इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर जो है, चलो इलेक्ट्रॉनिक ही लिख लेते हैं, एक जो इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर जो है वो 2200-2300 रुपए का आता है, 2200-2300 रुपए का आता है। तो ऐसे माइनिंग इंजीनियर हमको कॉस्ट को भी तो देखना है। तो सबसे अच्छा तरीका हुआ कि मान लो गांव आसपास में पड़ रहा है। वैसे वर्मा सर से मैंने बात किया था कि सर आपने आसपास में इतने बिल्डिंग से कैसे आपने ब्लास्टिंग करा है, क्या इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर यूज किया था? तो वो बोले यार इतना बड़ा बिल्डिंग गिराना था, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर लगाने लग जाता है तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उसका भट्ठा बैठ जाना था, तो नहीं लगाया, उसने भी नहीं लगाया, उन्होंने यूज करा था एनईडी। सबसे दिक्कत वाला चीज ये है जो मैंने बताया, 40 टन को फोड़ दिया था, बालू नाम का था अभी भी मेरे कॉन्टेक्ट में, कि हमारे जाने से पहले 40 टन को इलेक्ट्रिक डेटोनेटर से तोड़ दिया, ग्राउंड वाइब्रेशन ज्यादा आया। नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर से आप सेफर साइड में रहते हैं, और अभी ओपन कास्ट में ब्लास्ट करने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि आपको एनईडी ही यूज करना है, ठीक है। और ये इस पर और ज्यादा आप ग्राउंड वाइब्रेशन को या डिले को कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन कॉस्टली है। तो एज ए माइनिंग इंजीनियर हमको ये भी सोचना पड़ेगा, लेकिन हाईली सेंसिटिव जगह है, वहां पे आप खर्चे से ज्यादा सेफ्टी सोचेंगे, ठीक है। क्लियर है जी बात। फिर छोटे डायमीटर के ड्रिल होल का प्रयोग करके, जहां तक भी संभव हो कि आप ड्रिल डायमीटर को कम रख लीजिए, तो उससे भी आपका एक्सप्लोजिव पर होल जो या पर डिले जो है वो कम लगेगा। क्लियर है जी बात। कन्फाइनमेंट घटा करके आप बर्डन कम कर सकते हैं। कन्फाइनमेंट मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे अगर आप प्रॉपर स्पेस नहीं देंगे तोड़ने के लिए, कि जैसे आपने क्या करा, बर्डन स्पेसिंग से कम रखिए, ठीक है। बर्डन स्पेसिंग आप क्या करिए, कम रखिए। मतलब बहुत ज्यादा अगर आप बर्डन स्पेसिंग रखे हैं, अगर आप एक्सप्लोजिव को तोड़ने के लिए प्रॉपर जगह नहीं देंगे, तो एक्सप्लोजिव एनर्जी जो है वो रॉक को तोड़ने के बजाय, उसको थ्रो करने के बजाय ग्राउंड वाइब्रेशन क्रिएट करने में यूज होगा। तो वही बेसिकली कन्फाइनमेंट है कि उसको आप घटाइए, स्टीमिंग हाइट को घटा करके। परंतु वो भी आपको एक सोच समझ के रखना है कि ऐसा नहीं कि आप स्टीमिंग हाइट को बहुत ही कम रख दिए, जिससे कि फ्लाई रॉक, आपको बताया था कि फ्लाई रॉक क्यों होता है, ठीक है। और फिर एयर ब्लास्ट मतलब जो एयर ओवर प्रेशर, वो भी अगर आपका स्टीमिंग हाइट कम है तो वो भी एक खतरा होगा। तो इतना रखें कि आपका फ्लाई रॉक बहुत ज्यादा जनरेट ना हो, और उसको कस्टमाइज करके आप ग्राउंड वाइब्रेशन कम कर सकते हैं। 2 लाइन के बीच में पर्याप्त डिले रख करके, ठीक है। तो डिले भी मैंने आपको बता दिया कि आप तो एक तो होल में डिले जो भी डाल रहे थे, कि जो होल था, होल पे आपने 1 नंबर या 2 नंबर कर रहे थे, लेकिन आप 2 लाइन के बीच में भी डिले डाल सकते हैं। आपने क्या करा, वो जो कॉर्ड रिले आता है, तो कॉर्ड रिले को यूज करके 2 लाइन के बीच में भी आपने अलग से डिले डाल दिया, या ऊपर में जो आप ट्रंक लाइन डिले यूज कर रहे हैं उस पर आप डिले यूज कर सकते हैं। ये भी 42, 72 और 108 का कुछ अभी आता है। तो आप सरफेस में भी जो 2 लाइन के बीच में भी अलग अलग डिले डाल करके आप क्या कर सकते हैं, कन्फाइनमेंट को कम कर सकते हैं। सबग्रेड ड्रिलिंग जितना कम रखें उतना अच्छा है, क्योंकि फिर वो सबग्रेड ड्रिलिंग टूटता नहीं हो, ग्राउंड वाइब्रेशन जनरेट करता है, क्रिएट करता है, ठीक है। क्लियर है जी बात, यहां तक की बातें क्लियर है। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर बोथ आर डिफरेंट, यस बोथ आर डिफरेंट। इलेक्ट्रिक डेटोनेटर अलग है, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर अलग है, और नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर अलग है। इसको बताया जा चुका है क्लास में, आप कुछ पुराने क्लास को देख सकते हैं। एक साथ एक्सप्लोजिव ब्लास्ट कर रहे थे तो मैक्सिमम चार्ज पर डिले, एक साथ एक्सप्लोजिव ब्लास्ट कर रहे थे मैक्सिमम चार्ज पर डिले कम करके। कहाँ की बात कर रहे हैं मालिक? चलो, बाकी और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कंट्रोल ब्लास्टिंग आता है, प्री स्प्लिटिंग आपने कर दिया, तो जिससे क्या होगा कि लेट्स सपोज आपका घर मकान है, किधर आपका घर वगैरह बना हुआ है, बिल्डिंग बना हुआ है, ब्लास्टिंग आपको इधर करना है, तो आपने क्या करा कि यहाँ पर आपने प्री स्प्लिटिंग कर दिया। प्री स्प्लिटिंग क्या होता है, आप जो होल है उसको नजदीक एग्जैक्टली क्या होता है, मैं जब प्री स्प्लिटिंग बताऊंगा उस टाइम बता दूंगा कि कितना mm पे आप 200 mm 300 mm जो भी आपका जो होल है, होल के डायमीटर से 20 टाइम्स 30 टाइम्स 20 से लेकर 30 टाइम्स स्पेसिंग रख करके आप प्री स्प्लिटिंग कर देते हैं, और इसको एक हल्का ब्लास्टिंग करके इसमें क्रैक जनरेट कर देते हैं, ये आपका प्री स्प्लिटिंग हो गया। तो यहाँ पे आपने पहले ही ब्लास्टिंग करके क्रैक जनरेट कर दिया, तो अब जो ग्राउंड वाइब्रेशन इससे जनरेट होगा वो यहीं पे कट डाउन हो जाएगा, आगे ट्रांसफर नहीं होगा। तो इससे आप घर मकान को बचा सकते हैं, ठीक है। फिर ब्लास्टिंग एक ओर से शुरू करना ताकि फ्री फेस मिले।
डायगोनल पैटर्न का आपको बताया जा चुका है कि आप ब्लास्टिंग एक प्रॉपर एक डायरेक्शन शुरू कर लें, ठीक है। ये अब बहुत ज़्यादा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा, सारा चीज़ें बताया जा चुका कि कैसे डायगोनल पैटर्न से कैसे आप ग्राउंड वाइब्रेशन कम करेंगे। डीकपल्ड चार्ज मतलब आपने क्या करा कि लेट सपोज आपका 100 mm का होल है और आपने 45 mm 50 mm का कार्टेज डाल दिया, ठीक है। तो वो उससे भी क्या होगा कि आपका ग्राउंड वाइब्रेशन कम होगा, प्रॉपर कॉम्पैक्ट नहीं है तो ब्लास्टिंग भी उतना अच्छा नहीं होगा। वैसे डीकपल्ड चार्ज कहाँ पे करते हैं, ये जो प्री स्प्लिटिंग वाला होल था वहां पे जो 2 लाइन है वहां पे आपने क्या कर लिया, डीकपल्ड चार्ज करके पहले ब्लास्टिंग कर दिया, तो वहां पे क्या होगा, एक क्रैक्ड जोन क्रिएट हो जाएगा, ग्राउंड वाइब्रेशन वहां से कट डाउन हो जाएगा। तो वहां पे डीकपल्ड चार्ज आप यूज कर सकते हैं। ओवरऑल सब में यूज करने लग जाएंगे आपका ब्लास्टिंग गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। फिर फायरिंग महत्वपूर्ण ढांचे से लंबी दिशा 90 डिग्री पर बढ़ती ना रखकर, मतलब जो आपका फायरिंग है, आप जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है उससे 90 डिग्री पर न रख करके भी आप ग्राउंड वाइब्रेशन को, जो भी आप ऐसा आपने है ही कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग वगैरह है, बिल्डिंग वगैरह पहले से बना हुआ है जिसको बचाना है, तो ये चीज है जिसको आप ध्यान में रख सक रहे हैं। फिर ब्लास्टिंग जियोमेट्री ट्रायल ब्लास्टिंग द्वारा तय करके सिस्मोग्राफ से वाइब्रेशन नापते हुए ताकि वाइब्रेशन सीमा में रहे। तो ये भी है कि आप कुछ ट्रायल ब्लास्टिंग ले लीजिए जहाँ पे आप ब्लास्टिंग जियोमेट्री आपने देख लिया कि कितना आपने स्पेसिंग रखना है, कितना आपने बर्डर रखना है और कितना आपने होल का डायमीटर रखना है, वो सारा आप ट्रायल ब्लास्ट छोटा छोटा ब्लास्ट लेके आपने ट्रायल ले लिया और कंटिन्यूसली आप क्या करें, सिस्मोग्राफ से मॉनिटर किए, जो मिनीमेट आपको बताया दिखाया था उससे मॉनिटर किए, लगा कि हाँ इस पर्टिकुलर ब्लास्ट पैटर्न में इतना ग्राउंड वाइब्रेशन आ रहा है और ये डीजीएमएस का स्टैंडर्ड है, इससे ज्यादा ना जाए। तो ऐसे करके आप तय कर लीजिए कि कितना आपका है, तो इससे भी आप ग्राउंड वाइब्रेशन को जो भी आप उसके लिए एक फिक्स ब्लास्ट जियोमेट्री जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। सिंफर यही काम करता है कि जहाँ कहीं भी हमको बुलाया जाता है, हमको नहीं एक्चुअली, मैं तो अभी सिंफर से बाहर हूँ, लेकिन जब सिंफर में था तो जिस टाइम पे हमको बुलाया जाता था तो हमारा काम ही यही रहता था कि हम मल्टीपल ट्रायल ब्लास्ट लेते थे और ट्रायल ब्लास्ट लेकर के एक फिक्स ब्लास्ट जियोमेट्री की आप इतना स्पेसिंग रखिए, इतना बर्डन रखिए, इस पैटर्न में ब्लास्टिंग कीजिए, ऐसा आपका ब्लास्ट डिजाइन हो, वो हम उनको बता देते थे। और वो हम कैसे करते थे, इसी सिस्मोग्राफ से हम चेक कर करके बताते थे कि इतना ब्लास्टिंग आ रहा है जो कि विद इन लिमिट है, इस तरह से आप ब्लास्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है जिससे कि आप कर सकते हैं, ठीक है। और एक और बता रहा है, कुछ नोट बता रहा है, देख लेते हैं एक बार। कुछ माइंस में होल चार्ज कम देकर या कम शक्ति का एक्सप्लोजिव प्रयोग करके मैनेजर आशा करता है कि वाइब्रेशन घटेंगे, परंतु यह रखना चाहिए कि एक्सप्लोजिव अपर्याप्त हुआ तो वाइब्रेशन बढ़ेंगे, फ्रेगमेंटेशन भी खराब हो। ये एक स्थिति बता रहा है कि कई बार मैनेजर जो है ज़्यादा स्मार्ट होता है, ज़्यादा होशियार बनता है कि चलो हम लो स्ट्रेंथ का एक्सप्लोजिव यूज़ कर लेते हैं या चार्ज कम कर देते हैं तो उससे कि ग्राउंड वाइब्रेशन घट जाएगा, लेकिन वो उसका बेवकूफ़ी है। ऐसे आप पर्याप्त एक्सप्लोजिव भी डालेंगे उससे भी ग्राउंड वाइब्रेशन बढ़ेगा। ये भी बात आप समझ लीजिए कि रॉक को तोड़ने के लिए, लेट सपोज आपका बर्डन 2 मीटर का बर्डन है तो इसको तोड़ने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उतना तो आपको एनर्जी देना ही पड़ेगा। आप लो स्ट्रेंथ एक्सप्लोजिव यूज कर रहे हैं या इनसफिशिएंट एक्सप्लोजिव यूज कर रहे हैं तब भी आपका ग्राउंड वाइब्रेशन जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका एक्सप्लोजिव सामने माल नहीं तोड़ पाएगा तो एनर्जी को यूटिलाइज करेगा ग्राउंड वाइब्रेशन की तरह। तो ये भी एक जस्ट एक बता रहा है एलसी को साहब कि कुछ मैनेजर ज्यादा होशियार बनते हैं कि ऐसा ऐसा करके कर लेते हैं, तो वो एक तरीका नहीं है। जो इफेक्टिव तरीका जो 7 बताया गया है यही इफेक्टिव तरीका है। सबसे इफेक्टिव तरीका साइट पे अगर आप काम कर सकते हैं तो ये करके देखिए कि अगर आप चार्ज पर डिले कम कर पाते हैं, क्योंकि आपका ब्लास्टिंग भी इफेक्ट नहीं होगा, ब्लास्टिंग भी अच्छा होगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो ये एक तरीका है, इससे काम नहीं चल रहा तो और भी कई सारे तरीके हैं जिसको आप अपना सकते हैं। ओवरऑल कितना टाइम हो गया मालिक? 1 घंटा 12 मिनट निकल गए, जो करवाना था वही नहीं हुआ है। चलो कल देखते हैं फिर कैसा लगा आज का क्लास। मजा आया कि नहीं आया? कुछ समझ में नहीं आया सर। हिंदी में आप पीपीटी बता रहे हैं सर, इंग्लिश मीडियम वाले हम लोग। एक प्लाज्मा ब्लास्टिंग भी होता है, हाँ प्लाज्मा ब्लास्टिंग भी होता है, सिलेबस में नहीं है, काम का नहीं है। चाहिए होगा, पढ़ाना है बोलेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा। अच्छा था सर, समझ आया, 1 नंबर। यस सर, अच्छा था। ठीक है, तो फिर आज ब्रेक ले लेते हैं, कल इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा। और ये स्टैंडर्ड्स थे जो डीजीएमएस ने दे रखा है, ठीक है, कि अगर आपका जो बिल्डिंग है वो ऑनर का बिल्डिंग नहीं है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, फिर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है कि जहाँ पे आरसीसी या फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है, या हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तीनों के लिए कितना कितना लिमिट होना चाहिए। इसके अलावा यदि दूसरा कॉलम दे रखा है कि मालिक जो खान का मालिक है तो उसका अगर मकान है
उसका अगर मकान है या उसने बना रखा है तो उसके लिए क्या क्या होगा, अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, तो लिमिट ये डीजीएमएस ने दे रखा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आपके कुछ खास काम का तो वैसे नहीं है, लेकिन हाँ इसको इन्वॉल्व करके अगर किसी क्वेश्चन में देने लग गया तब भी वो देगा कि इतना है जो डीजीएमएस ने लिमिट दे रखा है, उस तरह का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बना सकता है। गेट वाला बनाए ना बनाए, मैं जरूर बनाऊंगा जिसमें इसको शामिल करूंगा, ठीक है। तो याद करने की जरूरत नहीं, गेट कभी भी याद नहीं करवाता है, वो आपके मेमोरी को टेस्ट नहीं करता है, वो आपके एप्टीट्यूड को टेस्ट करता है। तो रटने वाला काम कहीं पे जरूरत नहीं है, आपके एप्टीट्यूड का ही काम होगा। तो इस पर्टिकुलर चीज को मैं इन्वॉल्व करके आपके लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाऊंगा, और एक मैंने मैक्सिमम चार्ज पर डिले उस पर भी बेस्ड क्वेश्चन बनाऊंगा अपने से, ठीक है। तो चीजें आपको पता होना चाहिए, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। कल देखेंगे पीक पार्टिकल वेलोसिटी, जिसके बारे में बात हो रहा था, जो आप लोग बोल रहे थे यहाँ पे मिल जाएगा, जो 3 डायरेक्शन में। मैं भी यार थोड़ा बूढ़ा आदमी हो गया हूं ना, कि चीज़ों को थोड़ा भूलने लग गया हूँ ठीक है, तो नहीं है, चलो मैं अपना प्रोजेक्ट दिखा दूंगा। हाँ ठीक, ये इंटरेस्टिंग है, बहुत क्वेश्चन इस पर से बने हैं, ये आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो इसको समझेंगे, हर एक से बनेगा, गारंटीड है, कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, कल ये वाला खत्म करेंगे, और कल में ही आपका ये खत्म करेंगे, क्या बोलते हैं, आपका अंडरग्राउंड कट पैटर्न। एक और बच जाएगा, एक्सप्लोजिव एनर्जी, मेरे ख्याल से मैंने नहीं करवाया है, तो उसका एक छोटा सा क्लास अभी चाहे तो बाद में कभी ले लूंगा। तो वो ऐसा ही है, मतलब 10-15 मिनट का है, जो कहने के लिए बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन आपके काम का जितना उतना ही करवाऊंगा, जबरदस्ती आपको गाना नहीं गवाऊंगा, पीएचडी किसी चीज़ में नहीं करवाना है, उतना ही करवाना है जितना कि गेट के लिए काम का है। आपका समय बहुत वैल्यूएबल है, तो जबरदस्ती बर्बाद नहीं करने गए, ठीक है जी बात। चलिए, वीडियो अपलोड कब होगा? वीडियो अपने आप अपलोड हो जाता है मालिक, लाइव क्लास वाले सेक्शन में, कंटेंट वाले सेक्शन में मैं देखता हूँ कल बैठ के अपलोड कर दूंगा, बाकी लाइव क्लास वाले में क्लास के 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद अपने आप अपलोड हो जाता है, ठीक है जी बात। क्लियर है सर? थोड़ा फास्ट होता है, चलो ठीक है यार, सो मच इंटरेस्टिंग। चलो ओके, फिर गुड नाइट, कल मिलते हैं, कल जरूर आइए, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है, इसके क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है, ओके। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.